तो जावा यार आजकल काफी जगहों पर यूज हो रहा है। बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इसे यूज कर रही हैं और साथ में आपके डेवलपर्स भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं इसे। आपका एंड्रॉइड स्टूडियो से लेकर आपके बैकएंड तक हर जगह जावा ही जावा है। तो अगर आपको जावा लैंग्वेज सीखनी है तो आज हम इस वीडियो के अंदर जावा एक वीडियो के अंदर खत्म करने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे यार बिल्कुल बेसिक्स के साथ, मतलब स्टार्ट करेंगे इंस्टॉलेशन के साथ, जो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं जावा के अंदर, और उसके बाद आगे मूव करेंगे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स जैसे बेसिक टॉपिक्स। उसके बाद हम मूव करेंगे इफ एल्स कंडीशंस, लूप्स पे जाएंगे, मेथड्स देखेंगे कैसे काम करते हैं, फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो बेसिकली थोड़े एडवांस टॉपिक्स भी हम देख रहे होंगे आज इस एक वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको जावा ऑलरेडी आती है तब तो वेल एंड गुड, आप इस वीडियो को देख सकते हो एज अ कंसेप्ट रिवीजन, क्योंकि हम काफी सारे कंसेप्ट्स देख रहे होंगे, काफी सारे शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स होंगी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ अगर आपको जावा नहीं आती या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर एकदम बिगिनर फ्रेंडली अप्रोच के साथ चलने वाले हैं। मतलब बिल्कुल ऐसे चलेंगे जैसे कि आपको कुछ आता ही नहीं है और आप इस वीडियो के एंड तक जावा सीख जाओगे। आप सीख जाओगे कि कैसे जावा के अंदर एक प्रोग्राम को बनाते हैं, और उसके बाद अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ना है या फिर आपको बैकएंड में आगे बढ़ना है या फिर एंड्रॉइड स्टूडियो में आगे बढ़ना है, एंड्रॉइड ऐप बनाने हैं, तो आप इस वीडियो के एंड तक वो सब चीजें कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के यार आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार हमें दो चीजें चाहिए होती हैं जावा अगर हमें रन करना है। तो सबसे पहली चीज होती है जेडीके, जिसे हम कहते हैं जावा डेवलपमेंट किट, और दूसरा होता है कोई एक एडिटर। यहाँ पर हम जो एडिटर यूज करने वाले हैं उसका नाम होगा इक्लिप्स। तो हम इक्लिप्स यूज करने वाले हैं। इक्लिप्स बेसिकली एक आईडीई होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इससे फायदा क्या होता है, इसके अंदर आपका एडिटर तो होता ही होता है, साथ में आपके इसके अंदर कंपाइलर भी होता है, जिससे कि आप जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हो और साथ ही साथ रन भी कर सकते हो। तो काफी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है इक्लिप्स। तो मैं इक्लिप्स काफी सालों से यूज करता रहा हूँ, तो मैं तो आपको भी ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इक्लिप्स यूज करो। तो सबसे पहले ये चीजें डाउनलोड कर लेते हैं हम। तो मैं गूगल पे जाऊंगा और डाउनलोड पहले जेडीके कर लेते हैं। ठीक है, पहले जेडीके आपके पास डाउनलोड, जेडीके होती है बेसिकली आपकी जावा डेवलपमेंट किट, और जेडीके से ही आपका वो जो प्रोग्राम है वो कंपाइल होता है और रन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे हम। जेडीके के जो अभी लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है वो है 14th वर्जन। आप 11th वर्जन या 8th वर्जन, जो कोई भी आप वर्जन में से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली 8 से ऊपर डाउनलोड करना है आपको वर्जन। तो आप गए यहाँ पे जेडीके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, मैं जैसे 14th पे क्लिक कर रहा हूँ, और फिर यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। जैसे मेरा ये मैक ओएस है तो मैं मैक ओएस का इंस्टॉलर डाउनलोड करूंगा। अगर आपके पास विंडोज है तो आप विंडोज का करिए। ठीक है, 64 इंस्टॉलर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से मैक का डाउनलोड करता हूँ। तो यहाँ पे आप रिव्यू करो और जेडीके डाउनलोड कर लो। तो यहाँ से आपकी जेडीके डाउनलोड हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी एक बार जेडीके डाउनलोड कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे बस क्लिक करोगे और आपके यहाँ पे जेडीके डाउनलोड हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी कर रखी है तो मैं यहाँ पे इसे इंस्टॉल को कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद हमें डाउनलोड करना है इक्लिप्स। तो इक्लिप्स डाउनलोड लिखा हमने, तो ये वाली जो eclipse.org की वेबसाइट है यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे इसे। ठीक है, यहाँ पे आएंगे डाउनलोड 64 बिट, ये मुझे कह रहा है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और बस मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूंगा और मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इक्लिप्स भी अपना इंस्टॉलर डाउनलोड कर रखा है, तो इसको भी मैं कैंसिल करता हूँ। तो इक्लिप्स और जेडीके मैंने डाउनलोड कर लिए दोनों के दोनों। तो यहाँ पे आते हैं ये दोनों मेरे ये रहे। ठीक है, इक्लिप्स और जेडीके। तो सबसे पहले हम जेडीके को डाउनलोड कर लेते हैं, जेडीके को इंस्टॉल कर लेते हैं। डाउनलोड तो ऑलरेडी हो ही गया। तो डबल क्लिक किया मैंने, इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है यार, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब मेरा जेडीके जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब मुझे इक्लिप्स को भी इंस्टॉल करना है, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा इक्लिप्स इंस्टॉलर के ऊपर। तो इसके ऊपर डबल क्लिक किया, इसके बाद दोबारा से डबल क्लिक करना है और इंस्टॉलर चालू हो जाएगा। अभी आपसे बेसिकली पूछा कि किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको इक्लिप्स को डाउनलोड करना है। तो इक्लिप्स के अंदर मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस आती है, लेकिन हमें जो डाउनलोड करना है वो है जावा डेवलपर्स के लिए। ठीक है, इक्लिप्स फॉर जावा डेवलपर्स। तो आप यहाँ पर देखो इक्लिप्स आईडीई फॉर जावा डेवलपर्स, इस वाले ऑप्शन को हमें क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि हमें जावा डेवलपमेंट करनी है, तो इक्लिप्स आईडीई फॉर जावा डेवलपर्स इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे ये पूछा कि जावा का जो जेडीके है उसका जो पाथ है वो आप इसे स्पेसिफाई कर दो कि वो कहाँ पर है। क्योंकि जो इक्लिप्स है वो मैंने आपको पहले बताया था कि इक्लिप्स एक आईडीई है, इसे एक आप जेडीके का पाथ बताते हो, तो उस जेडीके के पाथ में जाके उस जेडीके का यूज करके आपके कोड को कंपाइल करता है और रन करता है। तो इसके पाथ को आप यहाँ पे पहले ही बता दोगे। तो यहाँ पर वो आप पाथ बता दो कि कौन से पाथ पे आपकी जेडीके है। तो मेरी वाली जेडीके इसने अपने आप ऑटो डिटेक्ट कर ली कि अच्छा इसने जेडीके यहाँ पे डाउनलोड की थी। और बाकी आप इंस्टॉलेशन का फोल्डर यहाँ पे चेंज कर सकते हो और इंस्टॉल पे क्लिक कर दोगे तो आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और कुछ नहीं, आपका इक्लिप्स इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इक्लिप्स। तो इक्लिप्स, तो अभी ये जो इक्लिप्स का जो मेरा वर्जन है इसके अंदर इक्लिप्स का डार्क मोड आ चुका है यार, और डार्क मोड मुझे बहुत ही पसंद है अपनी आईडीज के अंदर। ठीक है, मैं अपना एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करता हूँ, वो भी मुझे डार्क मोड में रखना पसंद है। मैं वेबस्टॉर्म यूज करता हूँ, बेसिकली सारी चीजें मुझे डार्क मोड में पसंद है। मेरे फोन के अंदर भी मैंने डार्क मोड ऑन कर रखा है, हर जगह जहां मुझे मिलता है कि यहाँ डार्क मोड कर लेना चाहिए मैं डार्क मोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गया मैं और एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। मैंने जैसे देख लो यहाँ पे एक जावा क्रैश कोर्स नाम से ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन हम देखते हैं कैसे
हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले आप खोलोगे तो आपको कुछ ऐसा सा एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा इक्लिप्स के अंदर। यहाँ लेफ्ट साइड पे आपके प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोरर होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी आप कौन सी फाइल के अंदर हो। बीच में इस वाले एरिया के अंदर आप लिखते हो अपना कोड, इन सबको आप उड़ा सकते हो। मैं इसको उड़ा देता हूँ, इसको भी उड़ा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ नीचे कंसोल विंडो है, इसके अंदर आपका आउटपुट आता है कोड का, ठीक है। हम जाते हैं फाइल पे, न्यू पे, और जावा प्रोजेक्ट। तो हमें एक न्यू जावा प्रोजेक्ट बनाना है, तो जावा प्रोजेक्ट मैं बनाता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ जावा इन वन वीडियो, ठीक है। और फिर आप इसे बता दो कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट से कौन सा चूज करना है। तो आपके पास अगर मल्टीपल रन टाइम इन्वायरमेंट है, तो जैसे हमारा जावा 14 है, उसके अलावा भी अगर आपके पास रन टाइम इन्वायरमेंट है तो आप यहाँ से उसे बता सकते हो। मैं फिलहाल इसे 14 चूज कर लेता हूँ, ठीक है। 14 आया तो 14 के नीचे वाले सारे सारे अपने आप आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे 14 सिलेक्टेड है और मैं करता हूँ फिनिश। उसके बाद ये बोलेगा कि मॉड्यूल नहीं बना सकते इस नाम से, तो बोल दो भाई हमें मॉड्यूल बनानी भी नहीं है, डोंट क्रिएट। और यहाँ पर हमारी एक नया प्रोजेक्ट बन चुका है जावा का। इसके अंदर आप जाओगे तो आपको JRE सिस्टम लाइब्रेरी मिलेगी, इसको मत खोलना, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी जावा ने कोड लिखा हुआ है आपके लिए, ठीक है, उसको मत खोलना। सोर्स में जाएंगे हम और सोर्स में आते हैं और सबसे पहले एक बनाते हैं नई जावा क्लास, ठीक है। तो हर काम जावा के अंदर जावा क्लास के अंदर होता है। बेसिकली जावा की एक फाइल होती है, जैसे कि सॉन्ग की फाइल होती है MP3, वीडियो की फाइल होती है MP4, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जावा की फाइल होती है जो होती है डॉट जावा नाम से, ठीक है। और उसके अंदर एक क्लास हमेशा बनानी होती है। मैं तो इस क्लास का नाम मैं दे देता हूँ फर्स्ट जावा क्लास, ठीक है। इसके अंदर हम ये टिक कर देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमें चाहिए, हाँ, क्योंकि ये हमें मेन मेथड चाहिए। मैं बताऊंगा मेन मेथड क्या काम करता है। फिनिश, और हमारी ये चीज़ तैयार हो गई। इसने अपने आप ही थोड़ा सा कोड हमारे लिए लिख दिया है, देख रहे हो। मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ यहाँ पे अपने ट्रैक पैड से, तो ये बड़ा और छोटा हो जाता है, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसे, आई गेस अब आपको दिख रहा होगा ठीक से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट क्लास डॉट जावा हमारी बन चुकी है। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो यार ये जो क्लास है, हर फाइल के अंदर एक पब्लिक क्लास होनी चाहिए। तो ये हमारी फर्स्ट जावा क्लास है, तो इसके अंदर ये पब्लिक क्लास है जिसका नाम है फर्स्ट जावा क्लास। दोनों का नाम सेम होना चाहिए वरना कंपाइल टाइम एरर आ जाता है। और हर फाइल के अंदर सिर्फ एक पब्लिक क्लास हो सकती है। क्लासेस कई सारी हो सकती है लेकिन पब्लिक क्लास सिर्फ एक होगी। और पब्लिक क्लास के अंदर जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये वाला जो फंक्शन होगा, यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस फंक्शन से बेसिकली आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। आप बनाने को मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हो, लेकिन आपका जो प्रोग्राम है वो हमेशा यहीं से स्टार्ट होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से, इनसाइड द पब्लिक क्लास। तो इस फंक्शन से, इस मेन मेथड से आपका स्टार्ट होगा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। तो आप देखते हैं इसके अंदर हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको कोई चीज प्रिंट करनी है तो उसके लिए होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे अनुज लिखा और मैं यहाँ पे जाके रन करूंगा इसे, और यहाँ पे देखो नीचे कंसोल में अनुज प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एक छोटा सा जावा का प्रोग्राम था यार, और हमने अपना जावा का प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल और रन कर लिया है। तो अगर आप इतना कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अब आप जावा के अंदर बाकी सारी चीजें भी कर सकते हो। आपका जावा इन्वायरमेंट जो है वो पूरा का पूरा सेटअप हो चुका है, इक्लिप्स IDE बहुत अच्छे से आपकी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये लाइन थी बेसिकली आपकी चीजें प्रिंट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप कई बार हम पहली बार करते हैं तो हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, कमांड शिफ्ट F11, इससे भी आपका प्रोग्राम रन होता है, ठीक है। कमांड शिफ्ट F11, तो मैंने वो क्लिक किया तो भी हमारा प्रोग्राम रन हो गया। कूल। अब स्टार्ट करते हैं यार। जो भी आपके प्रोग्राम होते हैं ना, उनके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज हमें रखनी होती है, कुछ ना कुछ वैल्यूज जो कि मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर होती हैं। उन वैल्यूज को हम कहते हैं वेरिएबल्स। वो वैल्यूज बेसिकली वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होती हैं। जैसे कि आपने मैथ में देखा होगा कि लेट x इक्वल टू समथिंग, ठीक है, लेट x इक्वल टू y। जैसे राम की, जैसे क्वेश्चन नहीं आते ईयर वाले कि राम के पापा की एज इससे इतनी दुगनी हो गई तो क्या होगा, तो हम सबसे पहले क्या अज्यूम करते हैं कि लेट द एज बी x, ठीक है, x, और उस x के अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं। तो बेसिकली वो x क्या होता है, एक वेरिएबल नेम होता है। यहाँ पर भी वो x एक वेरिएबल नेम है। इसे इस तरीके से समझ सकते हो, मेमोरी आपकी कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी है, ठीक है, 8 GB रैम है। उसके अंदर आपका छोटा सा वेरिएबल कहीं खो ना जाए, उसलिए आप उसको एक नाम डिफाइन कर देते हो, जिससे कि आप उस नाम से कह के उसे बुला सकते हो अपने पास, ठीक है। घर में काफी सारे लोग बैठे हुए हैं आपके, और आपको अगर बुलाना है तो आपका नाम लेके बुलाया जाता है, राइट। तो वैसे मेमोरी के अंदर काफी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, इसीलिए उसको एक वेरिएबल का नाम देते हो, तो उस नाम के जरिए हम उस वेरिएबल को बुला सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स लेकिन मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। जावा के अंदर काफी सारे टाइप की वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो, वहां उन्हें हम कहते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स बेसिकली मल्टीपल अलग अलग टाइप की वैल्यूज हैं जो आप जावा के अंदर स्टोर कर सकते हो। तो क्या क्या टाइप की वैल्यूज होती हैं यार, तो वैल्यूज होती हैं आपकी
अगर आपको इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए होता है आपका इंट डेटा टाइप। अगर आपको डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है तो उनके लिए होता है आपका फ्लोट डेटा टाइप। अगर आपको कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए होता है आपका कैर डेटा टाइप। अगर आपको वर्ड्स और सेंटेंसेस स्टोर करना है तो उसके लिए होता है आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप। अगर आपको बहुत ही बड़ा इंटीजर स्टोर करना है तो उसके लिए होता है आपका लॉन्ग डेटा टाइप। और अगर आपको बहुत बड़ा एक फ्लोट, बहुत बड़ा एक डेसिमल नंबर स्टोर करना है तो उसके लिए होता है आपका डबल डेटा टाइप। इसके अलावा भी और डेटा टाइप होता है आपके, बूलियन होते हैं ट्रू फॉल्स वैल्यू स्टोर करने के लिए। और इंटीजर के अंदर भी अगर आपको छोटे इंटीजर स्टोर करने हैं तो आपका बाइट और शॉर्ट करके भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर आप यही चीजें यूज कर रहे होते हैं। एक बूलियन भी आप यूज कर रहे होते हो। तो जरा देखते हैं इनके वेरिएबल्स बना बना के। तो सबसे पहले एक इंट का वेरिएबल बनाते हैं। तो इंट लेट्स से एज इक्वल्स टू 18। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होता है, तो बेसिकली उसका सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले आप डिफाइन करते हो डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नाम, उसके बाद इक्वल टू 18। जैसे कि आप लेट एक्स इक्वल टू समथिंग मान लेते थे वहां पर मैथ के अंदर, वैसे यहाँ पर इंट एज इक्वल टू 18। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप वेरिएबल स्टोर करते हो और उनका अलग अलग सिंटैक्स होता है। वैसे यहाँ पर जो सिंटैक्स है वो ये है कि सबसे पहले आएगा डेटा टाइप का नाम, उसके बाद आएगा वेरिएबल का नाम इक्वल टू, और उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू। अब बात कर लेते हैं कि वेरिएबल के नाम के अंदर आप क्या क्या चीजें स्टोर कर सकते हो, क्योंकि हर वेरिएबल का नाम आप कुछ भी नहीं रख सकते, हर चीज का एक रूल होता है। वेरिएबल के नाम के लिए भी आपके कुछ रूल होते हैं, और वो रूल्स क्या क्या है, तो बेसिकली आप ये जो वेरिएबल बनाते हो इनके अंदर आप सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और अंडरस्कोर और डॉलर साइन, सिर्फ ये चीजें स्टोर कर ये चीजें ही रख सकते हो। इसके अलावा चीजें रखोगे तो वो कंपाइल टाइम एरर आपको दे देगा। जैसे कि आपने ये एज वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर अगर मैं हैशटैग लगा दूंगा तो यहाँ पर ये देख लो एरर आ रहा है, लेकिन अगर मैं हैशटैग हटा के मैं यहाँ पर डॉलर लगा दूंगा तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अंडरस्कोर, डॉलर और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, सिर्फ ये चीजें ही हैं जो आप स्टोर कर सकते हो एक वेरिएबल नाम को बनाते टाइम। और दूसरा रूल ये है कि जब भी आपको वेरिएबल नाम बनाना है तो उसकी जो स्टार्टिंग होगी वो हमेशा एक अल्फाबेट या फिर एक अंडरस्कोर से हो सकती है और डॉलर से हो सकती है। नंबर से कभी भी आपके वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर आपको सपोज करो एज 2 बनाना है तो आप ऐसे नहीं बनाओगे 2 एज, क्योंकि ये आपको एरर दे देगा। आपको बनाना है एज 2, इस तरीके से ये चल जाएगा। अगर आप इसे डॉलर से भी स्टार्ट कर सकते हो और अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने अंडरस्कोर से स्टार्ट कर दिया, आप चाहो तो डॉलर से भी स्टार्ट कर सकते हो, वहां कोई इशू नहीं है, बस नंबर से आप वेरिएबल के नाम को स्टार्ट नहीं कर सकते। एक और रूल होता है यार, वो बेसिकली क्या है, ये सारे सारे ना आपके कीवर्ड्स हैं, पब्लिक कीवर्ड है, स्टैटिक कीवर्ड है, वॉइड कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है। तो ये सारी सारी चीजें आप यूज नहीं कर सकते अपने वेरिएबल नेम को बनाते टाइम। तो अगर आप बोलो कि मैं ऐसा करता हूँ इंट पब्लिक बना देता हूँ तो ये एरर आ जाएगा आपका, क्योंकि पब्लिक एक कीवर्ड है और आप उसको एक एक प्रोटेक्ट कीवर्ड, मतलब बेसिकली वो वर्ड्स जो जावा ने अपने संभाल कर रखे हुए हैं कि इनसे वो जावा आपके लिखने का मतलब बनाएगा कि अच्छा ये चीज इस बंदे ने लिखी हुई है। तो अगर आप उन्हीं चीजों को यूज करने लगे तो जावा कंफ्यूज हो जाएगा, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि यार इसने ये हमारे बनाए हुए कीवर्ड यूज किया या फिर अपने लिए बनाना चाह रहा है। तो जावा ने बोल रखा है कि हमारे बनाए हुए कीवर्ड का आप यूज नहीं कर सकते अपने वेरिएबल डिफाइन करते टाइम। तो आप पब्लिक नहीं लिख सकते यहाँ पर, आप कुछ और लिख दो। ठीक है, मार्क्स, तो ये चल जाएगा। तो ये बेसिकली आपके इंटीजर हो गए। मैं फ्लोट डिफाइन कर देता हूं। तो फ्लोट अगर आपको डिफाइन करने हैं तो फ्लोट डिक्लेयर करते टाइम आपको लिखना होता है जैसे 19.345 और उसके बाद एक एफ लगाना होता है। ठीक है, फ्लोट को डिक्लेयर करते टाइम हमेशा एक एफ लगाना होता है, क्योंकि जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो एक डबल वैल्यू होती है। तो उसके आगे आप एफ लगाते हो तो जावा को पता चल जाता है कि अच्छा ये फ्लोट स्टोर करना चाह रहा है। अगर आपको कैरेक्टर स्टोर करना है तो कैरेक्टर के अंदर आप जैसे कैरेक्टर ग्रेड इक्वल्स टू, तो कैरेक्टर्स हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर आते हैं आपके, तो सिंगल कोट्स के अंदर आप लिख दो ए, तो ये आपका कैरेक्टर स्टोर हो गया। सिमिलरली अगर आपको स्ट्रिंग स्टोर करना है तो स्ट्रिंग के अंदर आप लिख सकते हो नेम, और स्ट्रिंग्स हमेशा डबल कोट्स के अंदर आते हैं, तो डबल कोट्स के अंदर आप लिख दो अनुज। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर आपका नेम हो गया। ऐसे अगर आपको बड़े बड़े नंबर स्टोर करने हैं तो वहां पे आपके लॉन्ग हो गए, डबल हो गए। बूलियन के अंदर आप ट्रू और फॉल्स वैल्यू स्टोर कर सकते हो सिर्फ, तो बूलियन इज वैलिड इक्वल्स टू फॉल्स, तो इसके अंदर आप ट्रू और फॉल्स वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो बेसिकली इस तरीके से आपके होते हैं ये वेरिएबल्स। अच्छा एक और चीज यार, ये जो डेटा टाइप्स होते हैं ना इनका ना कुछ साइज होता है। मतलब जैसे मैंने कहा कि इंट के अंदर आप सिर्फ एक छोटी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, लॉन्ग के अंदर आप एक बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि इंट आपका 4 बाइट्स का होता है, 4 बाइट की जगह लेता है, वहीं जो लॉन्ग होता है वो आपका 8 बाइट की जगह लेता है। ठीक है, 4 बाइट का मतलब क्या होगा, 4 बाइट का मतलब एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, तो 4 बाइट के अंदर आपके 32 बिट्स हो गई। 32 बिट्स का मतलब इसके अंदर 2 इस पावर 32 इतने बड़े तक नंबर इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप
सारे सारे नंबर पॉजिटिव रखते हो, लेकिन हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर स्टोर करने होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जो सबसे पहली वाली बिट होती है उसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर स्टोर करने के लिए, मतलब डिनोट करने के लिए बना लेते हैं कि अगर सबसे पहली बिट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, अगर वो 1 है तो नंबर नेगेटिव है, अगर वो 0 है तो नंबर आपका पॉजिटिव है। तो आपके पास अब सिर्फ 31 बिट्स बचती है, तो आप सिर्फ आपके नंबर 2 तक जा सकते हैं। लेकिन ये भी काफी बड़ा नंबर होता है यार, ये आपका 2 × 10⁹ तक ये नंबर चला जाता है। तो अगर आपको इतने बड़े बड़े नंबर स्टोर करने हैं तो आप इंट यूज कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो यार कि इतने बड़े नंबर से हमारा काम नहीं बनने वाला, कई बार कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर आपको लगता है कि इंटीजर से आपका काम चल जाएगा, लेकिन जब आप प्रिंट करने जाते हो तो वहां पर आपको एक बहुत बड़ा नंबर वो डिमांड करता है। ठीक है, तो वहां पर हो सकता है आप छोटे छोटे नंबर्स का सम लेके आप प्रिंट करना चाहते हो, तो अगर आप उस सम को आप इंटीजर के अंदर ही रखोगे तो आपका वो ओवरफ्लो कर जाएगा नंबर। तो वहां पर आपको एक बड़े नंबर की जरूरत होती है, वो बड़ा नंबर होता है आपका लॉन्ग। तो लॉन्ग के अंदर आपका बेसिकली 2 × 10⁻18 तक नंबर जा सकते हैं। ठीक है, 10⁻18 तक वहां पे नंबर जा सकते हैं। तो वो काफी बड़ा नंबर होता है, वो काफी बड़ा नंबर स्टोर कर सकता है लॉन्ग। तो आप लॉन्ग के अंदर स्टोर कर सकते हो चीजें। ठीक है, तो लॉन्ग के अंदर बिग नंबर, इतने बड़े बड़े नंबर जो आप स्टोर करोगे इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसके आगे हमेशा एक एल लगाना होता है, क्योंकि इसे अभी लग रहा है कि ये एक इंटीजर है। इसके आगे आप एल लगाओगे तो कंपाइलर को पता जाके अच्छा ये इंटीजर नहीं है, ये लॉन्ग नंबर की बात करना चाह रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, इन वेरिएबल्स को एक्सेस करके भी दिखा देता हूँ। तो बेसिकली कुछ नहीं, आपने वेरिएबल डिफाइन करे हैं तो उनका यूज भी तो करना है कभी ना कभी। तो जैसे मार्क्स का आप यूज करना है तो मार्क्स आप ऐसे यूज कर लो, कमांड शिफ्ट F11 करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपके मार्क्स आ गए। मार्क्स के अंदर हमने 18 रखा हुआ था, तो 18 यहाँ पे आपका प्रिंट हो चुका है। सिमिलरली आप एवरेज मार्क्स, ये आप एक्सेस करना चाहते हो तो ये भी आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, 19.345। अच्छा, इक्लिप्स के अंदर एक और मस्त चीज होती है यार कि अगर आप इसके अंदर आधा लिखते हो और फिर कंट्रोल स्पेस दबा देते हो, तो कंट्रोल स्पेस या फिर कमांड स्पेस आपका होता है, वो दबा दोगे तो आपका अपने आप ही ऑटो कंप्लीट वो हो जाता है। ठीक है, तो पूरा पूरा वेरिएबल नेम लिखने की जरूरत नहीं होती, मैंने ऐसे बता दिया। तो अब इनको मैं करता हूँ कमेंट, और अब हम मूव करते हैं ऑपरेटर्स की तरफ। तो ऑपरेटर्स क्या होता है, बेसिकली हमने वेरिएबल्स तो डिफाइन कर लिए, जैसे ये इंटीजर और ये फ्लोट, लेकिन इनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस भी करने हैं, क्योंकि कंपाइलर है, कंप्यूटर को कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना ही चाहिए। तो वो ऑपरेशंस के लिए बेसिकली हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं कि ये टाइप की चीजें ही, इसी टाइप के ऑपरेशन ही हम अलाउ करेंगे। तो उसमें जो ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है, एक बिटवाइज ऑपरेटर होता है। तो इन सबको एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली होते हैं आपके ये सारे, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एक होता है मॉड्यूलो ऑपरेटर, एक होता है आपका प्लस प्लस, एक होता है आपका माइनस माइनस। तो ये सारे सारे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर से आप बेसिकली जो आपके नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो सारे सारे आप परफॉर्म कर सकते हो। तो आपको पता ही चलेगा होगा, प्लस से आपके दो चीजें, दो वेरिएबल्स आपके बेसिकली प्लस होंगे, माइनस से आपके दो वेरिएबल बेसिकली माइनस होंगे, एंड सो ऑन। तो ऐसा करते हैं, हम जरा कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो इंट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 1 2 3, इंट सेकंड नंबर इक्वल्स टू 2 3 4। अच्छा, एक और चीज मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको कि जो जब वेरिएबल नेम आप बनाते हो तो उसके अंदर जावा में एक कन्वेंशन रखते हैं हम कि कैमल केस लेटर से आपका वेरिएबल नेम हमेशा होनी चाहिए। कैमल केस मतलब आपका जो लेटर, आपका जो वेरिएबल का फर्स्ट वर्ड है वो स्टार्ट होगा आपका स्मॉल लेटर से, और उसके बाद जितने भी वर्ड्स होंगे उनका जो फर्स्ट लेटर है वो आपका कैपिटल लेटर से होगा। तो यहाँ देख रहे हो, फर्स्ट का F स्मॉल है और N नंबर का N कैपिटल है। मैं ऐसे भी करूंगा तो भी जावा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कन्वेंशन होता है जो हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये बेसिकली आपके पास दो नंबर आ गए, दो हमने वेरिएबल्स बना लिए हैं। अब हम देखते हैं जरा इन दोनों का सम करके। तो मैं क्या करूंगा, इनको दोनों को सम करूंगा। तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, तो सेकंड स्पेस सेकंड नंबर। ठीक है, अब एक और चीज हम जरा देख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर हर बार जब भी आप एक स्टेटमेंट लिखते हो तो हमेशा एक सेमीकोलन लगाना होता है जावा के अंदर। तो ये सेमीकोलन हमेशा हम लगा रहे हैं, जिससे कंपाइलर को पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट खत्म हो गई है। तो जब भी आपकी स्टेटमेंट खत्म होती है आप वहां पर एक सेमीकोलन लगा देते हो। तो अभी हमने किया फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, लेकिन जावा बोल रहा है कि ये तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, आप करना क्या चाहते हो, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर प्लस मतलब क्या। तो हम बोलते हैं भाई इन दोनों को प्लस करने के बाद इसके रिजल्ट को इधर यहाँ पे स्टोर कर दो। तो हम एक इंट बना लेते हैं कि सम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। अब जावा बोल रहा है ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दो नंबर हमने बनाए और उन दोनों का सम करके हम इस सम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम जरा इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। तो सिस आउट, अच्छा सिस आउट से हम इस पूरी लाइन को एकदम से लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, लिखो सिस आउट और उसके बाद कंट्रोल स्पेस, इससे आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अपने आप ही प्रिंट हो जाता है। बेसिकली ये टेम्पलेट्स होते हैं और आप चाहो तो खुद के भी अपने टेम्पलेट्स बना सकते हो, काफी कूल, जैसे आपको फॉर लूप पूरा का पूरा लिखना है तो कुछ नहीं,
4i दबाया, टैब दबाया या फिर कंट्रोल स्पेस दबाया, आपका फॉर लूप अपने आप पूरा का पूरा लिख गया। ठीक है, ये सब चीज़ें आप नेट पर सर्च कर सकते हो अपनी प्रोग्रामिंग को फास्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हम इसको सम को प्रिंट कर लेते हैं और इसको मैं रन करता हूँ। तो इसने सम किया इन दोनों नंबर्स का और 357 यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर प्लस वाला अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गया, ऐसे आप माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं जरा डिवाइड करके बता देता हूँ। तो फर्स्ट नंबर को मैं डिवाइड करूँगा सेकंड नंबर से, तो 123 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 234 से, तो बताओ क्या होगा। तो अगर आप लोगों को पता है ऑलरेडी तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमें जीरो मिलने वाला है। तो आप बोलोगे जीरो क्यों मिल रहा है, 123 डिवाइड बाय 234, ये तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या यार, जैसे आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आपने इसको स्टोर कर लिया एक इंट के अंदर। तो आपने बेसिकली दो इंट को डिवाइड किया और स्टोर कर रहे हो आप उसे इंटीजर के अंदर। तो इंटीजर क्या करता है, जो भी आपकी जो वैल्यू आ रही है उसे राउंड ऑफ कर देगा और उसकी जो फ्लोर वैल्यू होगी, फ्लोर वैल्यू मतलब जो उससे छोटा इंटीजर होगा उसके अंदर से चेंज कर देगा। तो यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग समथिंग का छोटा इंटीजर क्या है, 0। अगर मैं इस नंबर को थोड़ा बड़ा कर दूं, लेट्स से 1 2 3 4, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ 1 2 3 4 डिवाइड बाय 234, इसे मैं रन करता हूँ। तो अब यहाँ पे आ रहा है 5, जबकि यहाँ पे आना चाहिए था 5 पॉइंट समथिंग समथिंग, लेकिन वो क्या कर रहा है 5 पॉइंट समथिंग समथिंग को इग्नोर कर दे रहा है और सिर्फ 5 आपको दे रहा है। ठीक है, तो ये इंट के अंदर होता है बेसिकली। तो आप बोलोगे भैया हमें डबल वैल्यू चाहिए, तो हम डबल वैल्यू कैसे लेके आए। तो डबल वैल्यू के लिए कुछ नहीं यार, या तो आप इन इंटीजर्स को डबल में कन्वर्ट कर दो, जिसे हम कहते हैं टाइप कास्ट कर दो, या फिर आप डबल वेरिएबल्स ही बनाओ। लेकिन सपोज करो आपको डबल वेरिएबल्स नहीं बनाने, आपको बस रिजल्ट डबल वेरिएबल के अंदर चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए इनको करेंगे टाइप कास्ट। तो टाइप कास्ट कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिख दूंगा इसे डबल। ठीक है, और ऐसे ही सेकंड नंबर के आगे आकर मैं लिख दूंगा डबल। तो मैंने किया फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय सेकंड नंबर और इनके आगे मैंने ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया डबल। इससे हुआ क्या, ये फर्स्ट नंबर टाइप कास्ट हो चुका है अब डबल के अंदर और सेकंड नंबर भी टाइप कास्ट हो चुका है अब डबल के अंदर, और इनका जो रिजल्ट है वो भी हमें एक डबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो डबल सम बना लेते हैं हम, और अब जो हमारा रिजल्ट है वो एक डबल फॉर्म में आएगा। अब जरा इसे हम रन करते हैं, तो यहाँ देख रहे हो 5 पॉइंट जितना भी बड़ा जो था वो सारा सारा यहाँ पे आ चुका है। तो बेसिकली फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय सेकंड नंबर ये हो चुका है। तो ये तो हो गया यार आपकी टाइप कास्टिंग। तो बेसिकली आपको समझ में आएगा टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं हम। ठीक है, अब जरा इन दोनों वेरिएबल्स को भी देख लेते हैं। इन दोनों ऑपरेटर्स को आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये बेसिकली प्लस प्लस और माइनस माइनस क्या है। अच्छा, मॉड्यूलो भी समझ नहीं आ रहा होगा, मॉड्यूलो क्या करता है। तो मल्टीप्लाई समझ में आएगा, मल्टीप्लाई करेगा, माइनस समझ में आएगा, माइनस करेगा। डिवाइड क्या करेगा, डिवाइड बेसिकली ए को बी से डिवाइड करेगा और जो क्वोशंट आएगा वो आपको रिटर्न कर देगा। फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय सेकंड नंबर, क्वोशंट जो आया वो रिटर्न कर दिया इसने। मॉड्यूलो क्या करता है, मॉड्यूलो बेसिकली क्या करता है, जब आप ए को बी से डिवाइड करते हो और जो रिमाइंडर बचता है वो रिटर्न करता है, और ये कई बार बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ऑपरेटर होता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, मॉड्यूलो लिखते हैं यहाँ पे, बस डिवाइड की जगह लिख दो मॉड्यूलो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका प्रिंट कर देगा। इसे रन करके देखते हैं। तो 64 आपका रिमाइंडर बच रहा था, आप डिवाइड करके देख लेना। 134 को डिवाइड करना है आप 234 से, तो 5 तो इसका क्वोशंट आएगा और 64 इसका रिमाइंडर आएगा। तो ये बेसिकली मॉड्यूलो ऑपरेटर आपका रिमाइंडर रिटर्न करता है। आप देख लेते हैं प्लस प्लस और माइनस माइनस क्या करते हैं। तो बेसिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। ये बेसिकली आपके नंबर्स को बाय 1 इंक्रीमेंट और बाय 1 डिक्रीमेंट करने के काम में आते हैं। और क्योंकि हमारे प्रोग्राम में क्या होता है, हमेशा हम क्या करते हैं, एक एक करके बहुत ज्यादा बार इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं, डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं। तो ये वाले ऑपरेटर्स जो होते हैं बहुत ज्यादा यूज होते हैं कई बार। तो इन्होंने क्या क्या रखा है यार कि इतने ज्यादा यूज हो रहे हैं तो इसका ना एक शॉर्टकट बना देते हैं, और शॉर्टकट उन्होंने बना दिया कि प्लस प्लस और माइनस माइनस। प्लस प्लस का मतलब है कि नंबर इंक्रीमेंट हुआ और माइनस माइनस का मतलब है कि नंबर डिक्रीमेंट हुआ है। मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ और जरा प्लस प्लस और माइनस माइनस का खेल देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो आपने बनाया इंट ए वेरिएबल बनाया, सपोज करो छोटा सा वेरिएबल बना दिया मैंने। तो इस ए के अंदर मैं सपोज करो वैल्यू रखता हूँ 12। ठीक है, और इसे मैं प्रिंट करता हूँ, तो सिस आउट कंट्रोल प्लस ए प्रिंट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे आपको पता ही है ए प्रिंट हो जाएगा। ए के अंदर 12 वैल्यू है और ए प्रिंट हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे ए प्लस प्लस, बीच में लिख देंगे ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस क्या होता है, बेसिकली ये ए प्लस प्लस का मतलब है कि ए इक्वल टू ए प्लस 1। इसको लिखने का शॉर्ट तरीका है, तो आप चाहो तो ये लिखो ए इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, या आप लिखो ए प्लस प्लस। अच्छा, ये एक और चीज, मैं कमेंट तो आपको बता ही नहीं, ये मैंने कमेंट करे जा रहा हूँ। कमेंट बेसिकली क्या होता है, कंपाइलर ये जो कमेंट होता है ना, इनको ना इग्नोर मार देता है, मतलब इन प्रोग्राम्स को वो इग्नोर कर देता है। तो ये होते हैं बेसिकली आपके कमेंट्स। कमेंट्स लिखने के लिए आप इसके आगे आओ, सेंटेंस के आगे, और 2 बार स्लैश लगा दो, स्लैश स्लैश। 2 बार स्लैश लगाने से आपका बेसिकली वो कमेंट हो जाता है सेंटेंस, बेसिकली आपका स्टेटमेंट कमेंट हो गया, और ये आप कंपाइलर इसे रीड नहीं करेगा। ठीक है, और आप चाहो तो आगे लगाओ, चाहो तो बाद में लगा दो। बाद में लगाने के बाद आप बाद में क्यों लगाओगे, बाद में लगाने के बाद आप बेसिकली लिख सकते हो कि दिस स्टेटमेंट इंक्रीमेंट्स
बाय 1, ठीक है। स्टेटमेंट इंक्रीमेंट्स बाय, मतलब आप बता सकते हो कि अच्छा ये स्टेटमेंट कर क्या रही है, तो इसलिए बाद में आप कमेंट ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, ऐसे कमेंट करो, ऐसे कमेंट करो, चाहो तो एक न्यू लाइन बना के कमेंट करो। अच्छा, a=a+1 इसको हम कमेंट करते हैं क्योंकि हमें ये नहीं करना, a++ करना है। तो ये शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। a=a+1 ना लिख के हमने a++ लिख दिया, बात बराबर ही है। अच्छा, तो ये हो गया a++। अब जरा देख लेते हैं a++ से हुआ क्या। तो a हमारा 12 था, a++ करते ही हमारा 13 हो चुका है, राइट। a++ करते ही हमारा ये 13 हो चुका है। अब एक होता है a माइनस माइनस, तो a++ करने के तुरंत बाद में कर देता हूँ a माइनस माइनस, तो हुआ क्या। तो पहले ऊपर तो हुआ ये +1, नीचे हो गया -1, तो वापस ये 12 भी बन गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये 13 और यहाँ पे हुआ ये वापस 12। कूल है। अच्छा, एक और चीज होती है, ये तो हो गया आपका a++, एक होती है ++a, और इन दोनों में कंफ्यूजन काफी बार आ जाती है हमें कि ++a और a++ में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली होता क्या है, a++ का मतलब है, जब आपने लिखा a++, तो इसका मतलब है कि इसके नीचे वाले स्टेटमेंट के अंदर a की वैल्यू अपडेट हो चुकी है, ठीक है, इसके नीचे वाले स्टेटमेंट के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे सिस आउट a, तो a++ के बाद a की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस आउट, अब जरा देखना क्या होता है, ठीक है। तो देख रहे हो ऊपर वाली लाइन में तो a की वैल्यू अभी भी 12 है, नीचे वाली लाइन में a की वैल्यू 13 हो चुकी है। तो a++ क्या करता है, अपनी इस करंट जो स्टेटमेंट है इसके अंदर तो वैल्यू अपडेट करता नहीं है, नीचे वाली स्टेटमेंट में उसके बाद वो अपनी वेरिएबल की वैल्यू अपडेट कर देता है। लेकिन ++a क्या करता है, ++a इसी करंट स्टेटमेंट में ही अपनी वैल्यू को अपडेट कर देता है, ठीक है। तो ++a करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। तो 13, ऊपर भी 13 प्रिंट हो रहा है, नीचे भी 13 प्रिंट हो रहा है। तो ++a बेसिकली क्या होता है, ये करंट स्टेटमेंट के अंदर ही आपकी वैल्यू को अपडेट करने के काम में आता है, और a++ इसके बाद वाली स्टेटमेंट में आपकी करंट वैल्यू को अपडेट करने के काम में आता है, ठीक है। दोनों का फर्क आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब ये तो आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। अब आपके होते हैं एक लॉजिकल ऑपरेटर और एक होता है आपके कंपैरिजन ऑपरेटर। तो वो बेसिकली हम बात करेंगे तब जब हम इफ एल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वहां पर वो ज्यादा सेंस बनाते हैं वो सारे ऑपरेटर्स। अच्छा, एक और चीज, एक असाइनमेंट ऑपरेटर भी होता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर, कोई बोले भाई असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली इक्वल होता है। इक्वल मतलब असाइनमेंट, बेसिकली असाइन करने का काम में आता है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। इक्वल यहाँ पे कर रहे हो ना, a=a+1, तो ये जो इक्वल है ये भी एक ऑपरेटर है, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या कर रहा है, a प्लस वैल्यू को असाइन कर रहा है इस a के अंदर, सिंपल है, ठीक है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर था। अब बच गया आपके लॉजिकल ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर, ये सब हम देखेंगे अभी हम जब हम इफ एल्स की बात करेंगे। अब जरा बात कर लेते हैं यूजर इनपुट लेने की, ठीक है, टेकिंग यूजर इनपुट। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि आपका जो कोड है वो आप ये नहीं चाहते ना कि आप ही वैल्यू स्टोर करो इसके अंदर और आप उन्हीं वैल्यूज के साथ खेलो। आप चाहते हो कि यूजर इसके अंदर कुछ अपनी इनपुट डाले और उसके हिसाब से हमारा प्रोग्राम काम करे और उसके हिसाब से हमें कुछ आउटपुट दे। क्योंकि रियल वर्ल्ड के अंदर तो सब कुछ ऐसे होता है यार। आपका फोन अगर अपने आप ही अपने सारे सारे काम करने लगे तो आपको मजा ही नहीं आएगा। अपने आप ही वो गेम खेल रहा है तो आपको मजा आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप क्या चाहते हो, अपनी यूजर इनपुट देना चाहते हो, अपनी खुद की इनपुट दोगे, अपने हिसाब से खेलोगे तो तब वो खेलेगा। तो बेसिकली वो चीज होती है आपकी यूजर इनपुट। तो उसके लिए हम इसको बोलते हैं कि हमारी इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं स्कैनर क्लास, ठीक है। स्कैनर क्लास, तो स्कैनर क्लास क्या होती है, स्कैनर क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर। इसके अंदर हम पास करेंगे सिस्टम डॉट इन। अच्छा, अभी ये ना काफी डरावनी सी लाइन लग रही होगी जिनको नहीं पता कि स्कैनर क्या होती है, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले, तो स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी मैं सब कुछ बताता हूँ आपको, ये इंपोर्ट क्या है, धीरे धीरे करके थोड़ा सब्र रखो, ठीक है। तो हो क्या रहा है इस लाइन के अंदर, काफी कुछ हो गया इस लाइन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले यार स्कैनर क्लास बेसिकली वो क्लास है जो आपकी इनपुट लेने के काम में आएगी आपके, ठीक है। आपको यूजर से इनपुट लेनी है, तो यूजर मतलब आपको इस कीबोर्ड से इनपुट लेनी है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इनपुट है आपका, कीबोर्ड आपका स्टैंडर्ड इनपुट है, इससे आपको इनपुट लेनी है। तो वो कैसे ले लोगे आप, तो उसके लिए आपने स्कैनर क्लास बुला ली है अपने कोड के अंदर। स्कैनर क्लास कहाँ से आ गई, स्कैनर क्लास तो हमने कहीं बनाई नहीं। स्कैनर क्लास बेसिकली जावा वालों ने JDK के अंदर बना रखी है आपके लिए, और वो इस पैकेज के अंदर होती है, java.util पैकेज के अंदर होती है। जैसे आपका पैकेज ये है, आपका पैकेज है ये जावा इन वन वीडियो, और उसके बाद ये डिफॉल्ट पैकेज, इसके अंदर हमने एक और पैकेज नहीं बनाया। इसी तरीके से आपका ये java.util पैकेज बना हुआ एक ऑलरेडी, और उसके अंदर एक क्लास है स्कैनर क्लास। आप चाहो तो इस क्लास को जाकर देख सकते हो। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल दबाऊंगा या फिर कमांड दबाऊंगा और स्कैनर पर क्लिक करूंगा, और ये रही आपकी क्लास, देख रहे हो क्लास, स्कैनर क्लास, ये रहा आपका स्कैनर। तो ये कोड आपने नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको अपने कोड में चाहिए, अपनी क्लास में ये चाहिए, तो आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो ये इंपोर्ट स्टेटमेंट जो है, इंपोर्ट कीवर्ड है, इंपोर्ट कीवर्ड से आप इस कोड को अपने कोड में इंपोर्ट करा लेते हो। और इंपोर्ट कराने के बाद क्या करोगे, अब ये स्कैनर क्लास तो आ गई आपके पास। स्कैनर क्लास का यूज कैसे करोगे, तो क्लास का आप डायरेक्टली यूज नहीं करते, उसका आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो।
ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, उस ऑब्जेक्ट का नाम हमने रख दिया SC, ठीक है। वेरिएबल नेम हो गया उसका SC। तो ये भी बेसिकली एक वेरिएबल नेम डिफाइन करने की तरह ही है, जैसे हमने ऊपर देखा था। एक वेरिएबल नेम कैसे डिफाइन करते हैं, डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नाम, और उसके बाद इक्वल करके उसके अंदर कुछ वैल्यू। यहाँ पर भी सेम वही है। डेटा टाइप आपका स्कैनर है, एक ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं यार। प्रिमिटिव डेटा टाइप बेसिकली वो होता है जिनकी वैल्यू जावा ने डिफाइन कर रखी है कि इनका जो साइज है ना यही रहने वाला है, इनका साइज कभी चेंज नहीं होगा। ये आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जो हम खुद बना लेते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, और जिनकी वैल्यू जावा ने डिफाइन नहीं कर रखी है कि यही रहने वाली है। इनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, इनका स्पेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये स्कैनर का डेटा टाइप है एक। और हमने क्या किया, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तो ये न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब यार ये लाइन ना आप ना रट लो फिलहाल के लिए, क्योंकि यही लाइन हम यूज करते आ रहे हैं सदियों से स्कैनर से इनपुट लेने के लिए, ठीक है। स्कैनर से इनपुट लेने का मतलब स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, इसके अंदर पास करते हैं सिस्टम डॉट इनपुट। सिस्टम डॉट इनपुट डालने से ये समझ जाता है कि अच्छा ये इसको सिस्टम की इनपुट, मतलब इस सिस्टम मतलब इस कीबोर्ड से इनपुट लेना है, ठीक है। और स्कैनर का ऑब्जेक्ट आपका तैयार हो जाता है। अब स्कैनर के ऑब्जेक्ट को तैयार कर लिया आपने। अब इससे आप क्या क्या कर सकते हो, इससे आप बेसिकली मल्टीपल फंक्शंस होते हैं इसके, जिनसे आप काफी सारे काम कर सकते हो। जैसे कि आपको इंटीजर इनपुट लेना है तो उसके लिए एक अलग फंक्शन है, अगर आपको डबल वैल्यू इनपुट लेनी है तो उसके लिए अलग फंक्शन है, अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है तो उसके लिए अलग फंक्शन है। तो मल्टीपल मल्टीपल इन्होंने फंक्शंस बना रखे हैं। तो हमें तो सपोज करो एज इनपुट लेनी है, तो एज हमें पता है एक इंट है, तो इंट एज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया भैया एकदम से, तो ये बेसिकली आपने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब स्कैनर क्लास के इस ऑब्जेक्ट को यूज भी तो करना है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट को हमने यूज किया, डॉट लगाएंगे इसके आगे। तो डॉट लगाते ही बेसिकली इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी फंक्शनैलिटीज है वो सारी सारी आपके पास एक्सेसिबल हो जाएंगी। SC डॉट लिखा मैंने, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट की जितनी भी फंक्शनैलिटीज है सारी सारी आपके सामने दिख जाएंगी। और ये इक्लिप्स आपको बड़े अच्छे तरीके से दिखा देता है कि देखो भाई ये ऑब्जेक्ट ये काम कर सकता है, ये एक आपको नेक्स्ट इंट ला के दे सकता है, ये आपको एक नेक्स्ट बाइट ला के दे सकता है, नेक्स्ट शॉट ला के दे सकता है, ये आपको नेक्स्ट लाइन ला के दे सकता है। और साथ ही में आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको ये भी दिख रहा है कि अच्छा हर फंक्शन का मतलब क्या है, हर फंक्शन क्या क्या करता है। तो ये इतने सारे फंक्शन हैं और ये सारे सारे आपने नहीं लिखे, जावा ने खुद लिखे थे आपके लिए, जिससे कि आपको ये सारा सारा ना लिखना पड़े, ठीक है। तो SC डॉट नेक्स्ट इंट करते हैं हम। तो एक नेक्स्ट इंट करके एक फंक्शन या मेथड बनाया हुआ है जावा वालों ने। इसका काम क्या है, इसका काम है बेसिकली एक इंटीजर वैल्यू आपके यूजर से इनपुट लेना। और इस एज को हम प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे। तो अब जरा इस कोड को चलाते हैं तो देखते हैं क्या होता है, कुछ प्रिंट होता है नहीं। तो कमांड शिफ्ट F11 दबाऊंगा मैं। तो यहाँ देख रहे हो कंसोल में कुछ भी इनपुट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे एक कर्सर ब्लिप कर रहा है। इसका मतलब ये कुछ इनपुट आपसे मांगना चाह रहा है, इसको आप एक इनपुट दो। तो आप इसको बताओ कि भाई एज जो है ना वो 23 है। तो नीचे आपने ये एज प्रिंट कर दी फिर 23, ठीक है। अगर ये इंट्यूटिव नहीं लग रहा तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप यूजर को बता सकते हो, वरना यूजर बोलेगा किस लिए रोक दिया। तो उसको बताओ कि एंटर योर एज, ठीक है, और F11। तो अब यूजर को पता है कि अच्छा एंटर योर एज मतलब मुझे अपनी एज एंटर करनी है, ठीक है भाई 23, ठीक है। इस एज वेरिएबल के साथ अब आप कुछ भी कर सकते हो। ये एज वेरिएबल आपका एक मेमोरी में आपने स्टोर कर लिया इस वेरिएबल को। अब इस एज वेरिएबल के आप साथ आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि आप चाहो तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो एज को और प्रिंट करें इसे। तो एंटर योर एज, लेट्स से मैंने किया 12, तो 24, ठीक है। क्योंकि अब ये वेरिएबल तो आपके पास आ गया, इनपुट तो आपने ले लिया, इस इनपुट के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये होता है आपका इनपुट लेने का तरीका। इसके साथ साथ आप इंटीजर के साथ साथ अगर आपको फ्लोट वैल्यू इनपुट लेनी है तो फ्लोट करने के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट फ्लोट, ये एक मेथड होता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है यार ये SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट तो आप कर रहे हो, लेकिन डाल कहाँ रहे हो वो भी तो देखो, डाल आप इसे इंटीजर के अंदर रहे हो, तो ये तो गलत बात है। तो आप बोलोगे ठीक है यार ये ले फ्लोट। तो आपने एक फ्लोट वेरिएबल बनाया जिसके अंदर आप एक फ्लोट वैल्यू इनपुट करा रहे हो यूजर से। अब जरा देखते हैं क्या होता है। F11 एंटर योर एज, एज मांग रहा है तो आप इसके अंदर एक फ्लोट वैल्यू डाल सकते हो। मैं कुछ भी एक रैंडम वैल्यू डाल दे रहा हूँ, तो उसका डबल कर दिया इसने, ठीक है। अच्छा एक और चीज, अगर आप इसको बोलोगे एंटर योर एज और आप इसके अंदर डाल दोगे ये सब, अब आप बोलोगे अच्छा मैंने तो ADFD डाला है, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर जावा एक एरर दे देगा, बोलेगा यार इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन बेसिकली अभी हम देखेंगे, ये जावा का एक तरीका होता है ये बताने का कि कुछ तो गलत कर रहे हो आप, या फिर कुछ तो गलत हुआ है, ठीक है। ये जावा का बताने का तरीका है। तो गलत क्या हुआ यार, गलत ये हुआ है कि आपने तो बोला था कि मुझे फ्लोट ला के दोगे और आप ला के दे रहे हो मुझे एक स्ट्रिंग, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग होता है, आप स्ट्रिंग ला के दे रहे हो मुझे, ये तो गलत है। तो आप बोलोगे ठीक है यार ये ले
एज ही चाहिए था ना वो, ये लो, कूल है, ये काम करेगा। अच्छा, अगर आपको एक स्ट्रिंग इनपुट करानी है तो उसके लिए होता है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अब ये नेक्स्ट लाइन जो है वो स्ट्रिंग होती है, तो स्ट्रिंग में डाल देते हैं इसे। स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है यार, ये याद रखना, कई बार कंफ्यूजन आता है कि एस कैपिटल होता है कि नहीं। तो हाँ, जावा जो है यार वो एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसके लिए इसका मतलब इसके अंदर अगर आप कैपिटल एस स्मॉल एस लिखते हो तो मतलब चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो आप कैपिटल एस सी के साथ, एक बना रहे हो स्मॉल एस सी के साथ, तो दोनों के दोनों अलग अलग है, ठीक है, केस सेंसिटिव है जावा। तो बेसिकली सारी की सारी ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी केस सेंसिटिव ही होती है। तो यहाँ पर आपने एज इनपुट ली, और आप यहाँ पे एज नहीं बोलोगे ना, आप इसे आप अपना नेम बोल सकते हो, नेम, एंटर योर नेम, और यहाँ पे अपना नेम प्रिंट कराते हैं, ठीक है, F11। और लेट्स से अब मैं अपना नाम डालता हूँ यहाँ पे अनुज कुमार, और इसने अनुज कुमार शर्मा नीचे प्रिंट कर दिया, कूल है। तो एससी डॉट नेक्स्ट लाइन से आप स्ट्रिंग भी इनपुट ले सकते हो। तो ये हो गया आपका टेकिंग यूजर इनपुट। यूजर इनपुट हमने ले ली, अब हम मूव कर जाते हैं अपना कंडीशनल ऑपरेटर्स के, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के पास। कंडीशनल स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या होती है कि जब भी जावा का आपका प्रोग्राम चल रहा है, ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक प्रोग्राम चला, कई बार आप क्या चाहते हो कि ना अब ये जो प्रोग्राम है ना ये दो पार्ट्स में टूट जाए, कि मतलब अगर कोई कंडीशन ट्रू है तब तो प्रोग्राम ऐसे चले, अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ से ये अलग रास्ता पकड़ ले। तो वो चीज आप कैसे ला सकते हो, वो चीज आप ला सकते हो कंडीशनल स्टेटमेंट से। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करते हैं कि आपका प्रोग्राम का जो फ्लो है उसको डिवाइड कर देते हैं दो अलग अलग पार्ट में, तो आपका जो प्रोग्राम है वो अलग अलग पार्ट में चलने आता है। फिर जैसे आप कंडीशन से बाहर आते हो वैसे आपका प्रोग्राम दोबारा से एक सिंगल पाथ में आ जाता है। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी समझो। सपोज करो आपने एक एज मांगी, और एज आपकी लेट्स से आ गई 12, ठीक है। और आपको यहाँ पे बोलना है कि अगर आपकी एज जो है वो 18 से बड़ी है तब तो आप वोट दे सकते हो, लेकिन अगर आपकी एज 18 से छोटी है तो आप वोट नहीं दे सकते। आपको ये चीज बतानी है, ये चीज आपको प्रोग्राम में लिखनी है। तो अगर आपने यहाँ पे लिख दिया सिस आउट यू कैन वोट, और नीचे लिख दिया आपने यू कैन नॉट वोट, अगर ये आपने लिख दिया तो देखना क्या होगा, उसको कुछ मजा ही नहीं आया, उसको समझ नहीं आया क्या चल गया। उसने पहले यू कैन वोट प्रिंट कर दिया, उसके बाद यू कैन नॉट वोट प्रिंट कर दिया, क्योंकि जावा को तो लगता है कि भाई ऊपर से लेकर नीचे तक सिक्वेंशली प्रोग्राम चलने वाला है, लेकिन आप चाहते हो नहीं एक ही लाइन प्रिंट हो इसमें से, वो भी एज के हिसाब से। तो वहां पर आपका काम आता है इफ एल्स स्टेटमेंट, जिसे हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। इफ एल्स कैसे काम करता है जब उनका सिंटेक्स देख लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, आप बताते हो कि इफ, यदि, अगर एज जो है वो आपकी 18 से बड़ी है, 18 से बड़ी है, ठीक है, तो आप वोट दे सकते हो। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एल्स आप वोट नहीं दे सकते। अभी ये क्या क्या हो गया कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, देखते हैं, लेकिन चला के देखते हैं ना प्रोग्राम को। तो यहाँ पे लिखा रहा है यू कैन नॉट वोट, ये नीचे वाली लाइन प्रिंट कर रहा है, ऊपर वाली लाइन प्रिंट नहीं कर रहा। तो जैसा मैंने बताया था कि प्रोग्राम ऐसे चल रहा था, फिर उसके बाद ये टूट गया इफ एल्स के हिसाब से। अगर इफ हुआ तो इधर जाएगा, एल्स हुआ तो इधर जाएगा, लेकिन ये हुआ कैसे जरा देखते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे आता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स काम है। तो ये इफ जो है ये बेसिकली आपका एक कीवर्ड है जो बताता है कि यहाँ पर आपको एक कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन क्या चेक करनी है, कंडीशन ये चेक करनी है कि इफ, उसके बाद पैरेंथेसिस, एज इज ग्रेटर देन 18, अगर एज आपकी जो एज वेरिएबल आपने बनाया है वो आपका 18 से बड़ा है, तब तो ये काम करो जो इस करली ब्रेस के अंदर आपने लिखा है, ठीक है। ये करली ब्रेस, इस करली ब्रेस को हम बोलते हैं ब्लॉक। करली ब्रेस के अंदर जो भी आपने लिखा है उसे हम कहेंगे ब्लॉक। तो अगर एज आपकी 18 से बड़ी है तब तो वो काम करो जो इस ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है। एल्स, एल्स मतलब अगर इफ नहीं है तो एल्स है, ठीक है। एल्स वो काम करो जो इस वाले ब्लॉक के अंदर है। सिंपल है, अगर इफ वाली कंडीशन मीट हो जाएगी, मतलब इस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी चीज लिखी है अगर ये ट्रू ट्रू है, ये पैरेंथेसिस के अंदर जो चीज है ये ट्रू है, तब तो ये वाला काम करो जो इस ब्लॉक के अंदर है, वरना वो काम करो, एल्स वो काम करो जो एल्स वाले ब्लॉक के अंदर है। सिंपल है, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है इनके अंदर आप डालते हो ट्रू या फॉल्स चीजें। ये पैरेंथेसिस के अंदर आप बेसिकली बूलियन डालते हो,
ट्रू या फॉल्स। तो ये एज ग्रेटर देन 18 जो है ये आपका या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। और ये ग्रेटर देन क्या है, तो ये ग्रेटर देन बेसिकली एक कंडीशनल ऑपरेटर है। जब हम ऑपरेटर कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एक कंडीशनल ऑपरेटर बच गया आपका और एक लॉजिकल ऑपरेटर बच गया। तो कंडीशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली यहाँ पर काम में आते हैं आपके, इसलिए मैंने यहाँ के लिए छोड़ दिया था। तो बेसिकली आप कंडीशनल ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं पहले। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं आपके ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये 6 आपके कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं और ये बेसिकली आपकी इन कंडीशन को डिफाइन करने के काम में आते हैं कि क्या बड़ा है, क्या छोटा है, क्या बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो ये बताता है कि क्या बड़ा है, ये बताता है क्या छोटा है, ये बताता है क्या बड़ा या बराबर दोनों है तो ट्रू देगा, अगर छोटा या बराबर दोनों है तो भी ट्रू दे देगा। ये ट्रू तब देगा जब आपकी वैल्यू दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों वैल्यू बराबर है। और ये ट्रू तब देगा नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू है, ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क देन इक्वल टू, तो ये नॉट इक्वल टू है। और ये तब ट्रू देगा जब दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है। जरा देख लेते हैं कैसे। क्या 19 18 से बड़ा है, 19 ग्रेटर देन 18 क्या है ये, हाँ है, तो ये ट्रू देगा आपको। ठीक है, लेकिन क्या 19 18 से छोटा है, लेस देन है, तो ये बोलेगा नहीं, तो ये फॉल्स देगा आपको। ठीक है, क्या 19 18 से ग्रेटर देन या इक्वल टू है, तो ये इक्वल टू भी होता, अगर ये दोनों बराबर भी होते तो भी ये ट्रू दे देता आपको। ठीक है, लेकिन ये बराबर ही नहीं है ना, छोटा है 19 18 से, तो ये आपको फॉल्स दे रहा है। तो इसी तरीके से बेसिकली आपके ऑपरेटर होते हैं। और एक होता है आपका नॉट इक्वल टू। तो क्या 19 18 के इक्वल नहीं है, तो हाँ नहीं है, तो ये आपको ट्रू देगा। ठीक है, तो 19 इज नॉट इक्वल टू 18, तो ये नॉट इक्वल टू आप वाला ऑपरेटर आपको वहां पर ट्रू दे रहा है। तो इस तरीके से आपके ये ऑपरेटर्स होते हैं और यहाँ पर ये इफ एल्स में इस तरीके से काम आते हैं। अब जरा कुछ और इफ एल्स कंडीशंस देख लेते हैं हम। तो बेसिकली आपकी एक होता है इफ, एक होता है एल्स, और इनके अलावा भी अगर आपको काफी सारी इफ कंडीशंस को चेक करना है तो एक और होता है आपका एल्स इफ। वो जरा देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो अगर इफ सपोज करो हमने एक बना लिया ग्रेड बनाते हैं, ठीक है, कैर ग्रेड इक्वल्स टू ए। ठीक है, सपोज करो ए ग्रेड मिला आपको, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है कि इफ ठीक है, तो ये हमने एक इफ और एल्स ये बनाया है। और एक आप एक एंड में एल्स लिख सकते हो। तो इफ और एल्स आप सिर्फ एक बार लिखते हो, उसके अलावा एल्स इफ आप जितनी मर्जी बार लिख सकते हो बीच के अंदर। ठीक है, तो ये आपका एक इफ हो गया ब्लॉक, उसके बाद आपके मल्टीपल एल्स इफ ब्लॉक हो सकते हैं, और उसके बाद आपका एक एल्स ब्लॉक होता है। एल्स के अंदर आप लिख दो कि इनवैलिड ग्रेड। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आप समझ ही गए होंगे क्या होने वाला है कि क्योंकि ग्रेड हमारा ए है तो इसने पहले ही चेक किया क्या ग्रेड ए के बराबर है, तो हाँ ग्रेड ए के बराबर है, तो योर ग्रेड इज वेरी गुड। अगर ग्रेड आपका होता लेट्स से डी, तो देखते हैं क्या होता। तो इसने चेक किया क्या ग्रेड ए के बराबर है, तो ग्रेड ए के बराबर नहीं है, तो इसने इस वाली कंडीशन को इग्नोर कर दिया, इस वाले ब्लॉक को इग्नोर कर दिया। इसने दोबारा चेक किया, एल्स इफ मतलब दोबारा चेक करेगा ये बी के साथ, तो क्या ग्रेड बी के बराबर है, तो ग्रेड बी के बराबर भी नहीं है, तो इस ब्लॉक को भी इसने इग्नोर मार दिया। उसके बाद इसने चेक किया ग्रेड डी के बराबर है, तो हाँ ग्रेड डी के बराबर है, तो इस कंडीशन ने रिटर्न किया ट्रू। तो क्योंकि इस कंडीशन ने रिटर्न किया ट्रू, तो इसके बाद ये वाला जो ब्लॉक है ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये वाले ब्लॉक ने क्या रखा है कि प्रिंट कर दो कीप इंप्रूविंग, तो कीप इंप्रूविंग हो गया प्रिंट आपका, और उसके बाद आपका इससे बाहर आ गया। ठीक है, तो इफ एल्स इफ आपको समझ में आ गया करता क्या है। तो इफ एल्स इफ बेसिकली हर बार चेक करता है कि इफ ये है तो ठीक है, नहीं है तो नीचे वाले के साथ चेक करो, एल्स इफ के साथ चेक करो। अगर ये वाला एल्स इफ नहीं है तो इस नीचे वाले एल्स इफ के साथ चेक करो, ये वाला एल्स इफ नहीं है तो इसके और नीचे वाले एल्स इफ के साथ चेक करो। ठीक है, इस तरीके से चेक करता रहता है। तो ये बेसिकली आपका एक तरीका हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार ये तो थोड़ा मतलब बार बार चेक कर रहा है, ठीक है, ये तो हर एक लाइन में जाके चेक कर रहा है, ये थोड़ा ना कम एफिशिएंट है, हमें काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट चीज़ चाहिए, मतलब इसे पता हो कि अच्छा डायरेक्ट मुझे यहाँ पर जंप करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक दूसरी कंडीशनल स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं स्विच केस। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं स्विच केस के बारे में। तो स्विच केस बेसिकली क्या होते हैं। अच्छा, अगर आपको ये लग रहा हो कि मैं इतना जल्दी जल्दी ये कैसे कमेंट और अनकमेंट कर दे रहा हूँ, तो बेसिकली कुछ नहीं, कमांड स्लैश दबाओ, कमांड स्लैश, तो ये कमेंट हो जाएगा, कमांड स्लैश दोबारा दबा दो तो ये अनकमेंट हो जाएगा, कमांड स्लैश कमेंट, कमांड स्लैश अनकमेंट। काफ़ी जल्दी कमेंट और अनकमेंट करने के लिए इक्लिप्स आईडी के अंदर
होता है ये। आप यार जावा का कोड ना अपने नोटपैड में भी लिख सकते हो, लेकिन इक्लिप्स के अंदर मैं क्यों लिखता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपका काफी ज्यादा टाइम बचता है, साथ में आपकी कलर कोडिंग होती रहती है वेरिएबल्स की, आपका साथ में बताया था कि अच्छा कहीं पे कंपाइल टाइम एरर तो नहीं है, कंपाइल टाइम एरर आपका पहले बता देता है, अगर आप सिंटैक्स में कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो वो आपको पहले ही हाईलाइट कर देगा। तो ये सब चीजें के लिए ही आप इसको इक्लिप्स को यूज करते हो, ठीक है। और साथ में आपका प्रोजेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर ठीक से बना देता है, ये काफी सारी चीजें आपको देता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। आपको डेवलपमेंट का पूरा इन्वायरमेंट यहाँ पे सेटअप मिलता है, इसलिए हम इक्लिप्स यूज करते हैं, ठीक है। वरना नोटपैड या सबलाइम टेक्स्ट के अंदर भी हम लिख सकते थे ये सब चीजें। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका। अब हम बात करने वाले थे स्विच केस के बारे में। तो स्विच केस बेसिकली आपके काम को थोड़ा आसान कर देगा, थोड़ा इफिशिएंट कर देगा। वो कैसे करेगा जरा देखते हैं। तो सिमिलरली वही ग्रेड बनाएंगे हम, कैर ग्रेड लेट्स से ए, लेकिन इस बार क्या करेंगे हम, स्विच केस लिखने वाले। तो स्विच केस के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, स्विच इसके अंदर किस चीज से आपको चेक करना है, तो ग्रेड से चेक करना है। तो स्विच ग्रेड को हमने इसमें डाला, पैरेंथेसिस में डाला हमने ग्रेड को, और अब इसमें मल्टीपल केसेस बन सकते हैं। तो केस, सबसे पहला केस बनेगा केस ए। तो अगर आपका केस ए है तब आप यहाँ पे चीजें कुछ भी लिख सकते हो। तो आप लिख दो यहाँ पे कि सिस आउट, वही कि सेम चीज कॉपी कर लेते हैं ऊपर से, कि अगर आपका ए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीजें लिख ली है। तो बेसिकली क्या लिखा है, केस ए होगा तो ये काम करना है, केस बी हुआ तो ये काम करना है, सी हुआ तो ये लिखना है, और डिफॉल्ट मतलब अगर इनमें से भी कुछ नहीं है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गई है, तो रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब जरा इस कोड को रन करते हैं हम। तो योर ग्रेड इज वेरी गुड, क्यों, क्योंकि ग्रेड आपका ए है और आपका जो केस ए है वो आपका रन हुआ है। तो ये इफ एल्स और एल्स इफ से कैसे अलग है, तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप यहाँ पे से ए की जगह से लिख देते हो सी, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका डायरेक्टली ये नाइस कीप गोइंग प्रिंट होगा। और ये कैसे होगा, तो ये पहले भी हो ही रहा था, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि आपका स्विच केस क्या करता है, देखता है अच्छा स्विच आपका ग्रेड है, तो ये डायरेक्ट उस केस पर जंप कर जाएगा जहां पर इसका केस सी है, ठीक है। तो ये आपका केस ए में नहीं जाएगा, केस बी में नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट केस सी पर चला जाएगा, और सी के अंदर जो भी चीजें लिखी होंगी वो यहाँ पे आपकी प्रिंट हो जाएंगी। अच्छा, एक और चीज आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक ब्रेक करके कीवर्ड लिखा हुआ है। ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, तो इसका एक रीजन है यार। मैं जरा इस ब्रेक कीवर्ड को हटा के दिखाता हूँ आपको कि क्या रीजन है। तो मैं करता हूँ, मैंने ब्रेक कीवर्ड यहाँ से कमेंट कर दिया, मतलब अब ये जावा कंपाइलर ब्रेक कीवर्ड को नहीं पकड़ पाएगा, और इनसे करता हूँ ए, ठीक है। और इसे मैं रन करता हूँ, तो यहाँ देखो क्या लिखा रहा है, योर ग्रेड इज वेरी गुड कीप लर्निंग, नाइस कीप गोइंग एंड रॉन्ग आर्गुमेंट, चारों प्रिंट कर दिए इसने। तो यहाँ होता क्या है, बेसिकली इसने देखा अच्छा केस ए ठीक है, तो केस ए से मिल गया, तो उसके बाद ये अब नीचे की जितनी भी चीजें हैं उन सबको भी ये बिना सोचे समझे एग्जीक्यूट करता रहेगा। नीचे की जितनी लाइन है उन सबको बिना उनका केस चेक किए एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो ये गड़बड़ ना हो इसीलिए आपको इस स्विच से बाहर निकलना है, इस स्विच को तोड़ के बाहर निकलना है, ब्रेक करना है, ठीक है। इस स्विच से बाहर निकलना है। जब भी आपको किसी ब्लॉक से बाहर निकलना होता है ना कई बार, तो वहां पर आप ब्रेक लगाते हो। अभी हम देखेंगे लूप के अंदर भी हम ब्रेक लगाते हैं जब हमने लूप से बाहर निकलना होता है। तो बेसिकली आपको अगर इस स्विच केस से बाहर निकलना है तो आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा कि भैया बहुत हो गया, आपने मेरा इतना काम कर दिया वही बहुत है, नीचे मत जाओ, नीचे की एग्जीक्यूट मत करो। तो आपने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया। डिफॉल्ट के बाद ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है। तो अगर आपका डिफॉल्ट में आ रहा है, डिफॉल्ट में क्या आएगा, जब आपका कुछ भी अजीब सा आर है, ठीक है, आर ग्रेड तो कुछ होता ही नहीं, तो ये डिफॉल्ट में चला जाएगा, रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। तो डिफॉल्ट के बाद ब्रेक ना भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्विच केस। अच्छा, एक और चीज यार रह गई अभी हमारी, ये हमारे थे हमारे कंडीशनल ऑपरेटर, एक होते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर जो हमने बताने रह गए हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, नीचे कमेंट करता हूँ इसे, और अपने लॉजिकल ऑपरेटर पर एक बार नजर मार लेते हैं कि क्या होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बेसिकली ये। तो आपका यहाँ देख रहे होगे कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो ये एल्स ये। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें दो चीजें कंपेयर करनी होती है, ठीक है। दो चीजों का जो रिजल्ट है वो हमें चाहिए, एग्रीगेट करना दो चीजों को। तो वहां पर आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स काम में आते हैं, और वो होते हैं आपके तीन टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। वो होते हैं आपके, एक होता है आपका एंड, ठीक है, एक होता है आपका और एक होता है आपका नॉट। ये सुनने में आपको थोड़े फेमिलियर लग रहे होंगे, अगर आपने 12th में फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा लॉजिकल गेट्स क्या होते हैं। तो वहां पर भी एक एंड गेट होता है, और गेट होता है, और एक नॉट गेट होता है। और अगर आपको उनकी ट्रूथ टेबल याद होगी तो बेसिकली वही काम यहाँ पर भी है। एंड क्या करता है, एंड बेसिकली दो दो कंडीशंस को लेगा, और अगर दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स है तो ये बोल देगा कि फॉल्स, मतलब इसका ओवरऑल चीज जो है वो फॉल्स है।
और भी एक और गेट भी होता है। एक और क्या करता है, और देखता है कि अगर दो कंडीशन है और दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो ओवरऑल कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। और नॉट क्या करता है, नॉट बेसिकली रिवर्स करता है कि अगर एक कंडीशन इसके पास आई तो उसको ये रिवर्स कर देगा, मतलब अगर इसके पास ट्रू आता है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स आता है तो उसको ये ट्रू कर देगा। जरा देख लेते हैं कैसे काम करता है। सपोज करो मैं यही वाला एग्जांपल लेता हूँ, इफ एज वाला ही। लेकिन अब ना हमारे पास ना दो कंडीशन है कि एज के साथ साथ ना आपको वोट करने के लिए आ, आपकी एज 18 से बड़ी होनी चाहिए। और सपोज करो कि हम ना 50 साल से ऊपर वाले लोगों को वोट नहीं करने दे रहे हैं, मतलब ऐसा मैं कह नहीं रहा, लेकिन सपोज करो ऐसा कर रहे हैं हम, ऐसा कुछ हम चाहते हैं, तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे कि अगर आपकी एज 18 से बड़ी है एंड एज आपकी लेस देन 50 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंड ऑपरेटर काम में आ गया आपका, देख रहे हो। इसने क्या, ये देखेगा कि क्या एज 18 से बड़ी है और साथ में एज अगर 50 से छोटी है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं तभी आप वोट दे सकते हो। अच्छा, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एज डिफाइन नहीं किया, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसे प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये कोई एरर नहीं दे रहा। तो अब यहाँ पे चेक करें कि हमारी एज 18 से बड़ी है, तो एज तो हमारी 18 से छोटी है ऑलरेडी, तो यहाँ पे ये यू कैन नॉट वोट प्रिंट होना चाहिए। जरा देखते हैं, ठीक है, यू कैन नॉट वोट प्रिंट हो रहा है। और सिमिलरली मैं यहाँ पर ना एज को कर देता हूँ 52, तो अभी भी ये यू कैन नॉट वोट ही प्रिंट करेगा, ठीक है, यू कैन नॉट वोट। अब भाई बोलोगे भैया ये 52 साल का बंदा वोट क्यों नहीं दे पा रहा, क्योंकि हमने कंडीशन इस तरीके से लिखी है। वो क्या है कि 18 से तो बड़ी होनी चाहिए और साथ में 50 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। और ये एंड उसका ख्याल कर रहा है, दो कंडीशंस को आपस में एग्रीगेट कर रहा है, किस बेसिस पे, एंड बेसिस पे, कि अगर ये दोनों ट्रू होंगी तभी मैं आगे बढ़ने दूंगा, अगर दोनों में से कोई भी एक भी फॉल्स होती है तो मैं आपको ओवरऑल फॉल्स दे दूंगा। अच्छा, एक होता है आपका और बेसिकली क्या करता है, और देखता है कि अगर एज 18 से बड़ी है या फिर एज 50 से छोटी है तो भी मैं काम करने दूंगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली 18 से बड़ी एज मतलब कितनी भी बड़ी एज हो सकती है, 52, 53, 54 कितनी भी एज हो सकती है। और 50 से छोटी मतलब कितनी भी छोटी एज हो सकती है। तो इसके अंदर तो बेसिकली सारे नंबर आ गए आपके, अगर आप ठीक से देखो तो, ठीक है। 18 से बड़े, 50 से छोटे, मतलब सारे के सारे नंबर इसके अंदर आ गए। तो मतलब यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे तो आप वोट कर ही सकते हो यहाँ पे, तो यू कैन वोट। तो यह तो इतना ज़्यादा पॉइंट नहीं बना रहा, लेकिन और क्या करता है बेसिकली, और देखते हैं कि अगर दोनों में से कोई भी एक भी कंडीशन ट्रू है, अगर ये ट्रू है या फिर ये ट्रू है तो मतलब ओवरऑल कंडीशन ट्रू है। एक होता है नॉट, नॉट देखते हैं क्या करता है। तो आपने सपोज करो एज 18 से बड़ी है तब वोट देना था, लेकिन सपोज करो यार नहीं, हमें ना इसको कंडीशन को उल्टा करना है। किसी दिन कोई आया, छोटा बच्चा प्राइम मिनिस्टर बन गया और उसने बोला कि नहीं, 18 से ऊपर वालों को नहीं, 18 से नीचे वालों को वोट देना है, तो वो तो आके रिवर्स कर देगा इसे। 18 से वो बोलेगा कि इसके आगे नॉट लगा देगा वो, ठीक है। तो ये क्या होगा, आप जरा चला के देखते हैं। तो 52 साल के बंदे वोट नहीं दे सकते अब, और 12 साल के बंदे वोट दे सकते हैं। क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे ये एज ग्रेटर देन 80 वाली जो कंडीशन थी, इसके आगे मैंने पैरेंथेसिस लगा दिया, थोड़ा आपको समझ में आ जाए ठीक से। और उसके आगे मैंने ये लगा दिया नॉट, ठीक है, नॉट लगा दिया मैंने। ये नॉट लगाने से क्या हुआ, इसके अंदर से जो भी बुलियन वैल्यू रिटर्न हो रही थी, तो पहले तो रिटर्न हो रही थी 12 इज ग्रेटर देन 18, ये क्या होता है, तो ये होता है फॉल्स। तो पहले तो यहाँ से फॉल्स मिल रहा था इसे, लेकिन नॉट लगा दिया इसके आगे, तो नॉट क्या करेगा, उस फॉल्स को कर देगा ट्रू। तो ओवरऑल कंडीशन हो गया हमारी ट्रू। तो क्योंकि ये ट्रू हो गया तो यहाँ पे ये यू कैन वोट चल गया, ठीक है। तो ये होते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे मूव करते हैं, तो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी हो चुकी हैं। अब हम मूव करते हैं लूप्स के ऊपर, और लूप्स काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है यार, जावा प्रोग्रामिंग या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर लूप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है। क्योंकि आपके होता क्या, प्रोग्राम के अंदर ना कई बार चीजें रिपीट हो रही होती है और आप नहीं चाहते कि वो चीजें आपको खुद से बैठ के सारी सारी लिखनी पड़े। सपोज करो मैं आपको बोलता हूँ कि अपना नाम लिखो एक बार, तो आप बोलेगे ओहो ठीक है, ये तो अभी सीख लिया हमने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अपना नाम लिख दोगे आप। अब मैं बोलूंगा ठीक है, आपने जो अपना नाम लिखा है इसको ना 100 बार लिखो, तो आप बोलोगे यार ये तो पनिशमेंट सी हो गई। तो आपको वहां पे 100 बार वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ना लिखना पड़े, वहां पर आपका काम में आता है लूप्स। तो वहां पे अगर कोई स्मार्ट बच्चा होगा वो बोलेगा ठीक है, यहाँ भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं लूप लगा दूंगा 100 बार और मेरा नाम 100 बार प्रिंट हो जाएगा। तो वहां पर आपके लूप्स काम में आते हैं। जरा देखते हैं लूप्स कैसे काम करते हैं। तो जावा के अंदर तीन टाइप के लूप्स होते हैं, एक होता है फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप और एक होता है डू वाइल लूप। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी कि 50 बार हेलो प्रिंट करके दिखाओ या फिर अपना नाम प्रिंट करके दिखाओ, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप बनाएंगे। तो फॉर लूप का सिंटैक्स कैसा होता है वो जरा देख लेते हैं। तो फॉर, उसके बाद पहले हम इनिशियलाइज करते हैं किसी वेरिएबल को। तो सपोज करो मैं एक आई बना लेता हूँ वेरिएबल। तो ज़्यादातर जब भी हम एक फॉर लूप बनाते हैं तो एक आई नाम से वेरिएबल बनाते हैं।
आई फॉर इंडेक्स या फिर पता नहीं कुछ भी, लेकिन ये कन्वेंशन है कि आई नाम से वेरिएबल बनाते हैं फॉर लूप के अंदर। फॉर इंट आई इक्वल टू 0 और उसके बाद लगाएंगे हम एक सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद अब लिखेंगे इसके अंदर कि लूप में चलना कब कब है, तो लूप में चलना तब तक है जबकि तब तक आई की वैल्यू लेस देन 10 है, ठीक है। और अगला अगला इसके बाद आप लगाओगे एक सेमीकोलन और उसके बाद एक और चीज लिखोगे, इसके अंदर लिखोगे आप कि हर लूप के एंड पे क्या चीज करनी है, तो लूप के एंड पे आपको आई प्लस प्लस करना है। तो एक बार अभी दोबारा से और देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल सिस आउट करके देखते हैं अपना नाम, ठीक है। इसे मैं रन करता हूँ। तो अगर आप गिनोगे यहाँ पे बैठ के तो ये 10 बार इसने अनुज प्रिंट कर दिया। मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ, 10 बार प्रिंट हो चुका है अनुज, ठीक है। तो हमें बार बार ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वाली लाइन नहीं लिखनी पड़ी, हमने सिर्फ एक बार लिखी और हमने वहां पे लूप चला दिया 10 बार, और वो लूप क्या कर रहा है 10 बार सेम लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब ये कर कैसे रहा है जरा वो देख लेते हैं। जैसा मैंने बताया, सबसे पहले आप लिखते हो एक सेमीकोलन, दो सेमीकोलन फॉर लूप के अंदर हमेशा आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका सिंटैक्स होता है, मैं जरा लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर और इसके अंदर एक सेमीकोलन दो सेमीकोलन। अच्छा ये भी वैलिड है, ऐसा फॉर लूप भी बनाओ तो भी ये भी वैलिड है, लेकिन ये इन्फिनिट लूप हो जाएगा क्योंकि इसको पता नहीं कब रुकना है, ठीक है। तो ये भी एक वैलिड फॉर लूप है, लेकिन ये इन्फिनिट फॉर लूप है। यहाँ पर हमने इसको अच्छे से बताया कि कब रुकना है, क्योंकि अगर आपने इन्फिनिटली चला दिया तो कोई काम ही नहीं है इस लूप का, ठीक है। तो दो सेमीकोलन होते हैं और इस दो सेमीकोलन ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट के अंदर हम लिखते हैं वो चीज़ें जो हमें इनिशियलाइज करते टाइम चाहिए, मतलब लूप चलने के टाइम पे शुरुआत में चाहिए। तो ये हमें क्या करना है, एक वेरिएबल बनाया आई नाम का और उसे हमने इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद बीच में हम लिखते हैं वो चीज़ जहां से हम चाहते हैं कि अच्छा लूप के एंड पे चेक करो कि लूप को चलाना है या नहीं चलाना। तो लूप के एंड पे ये चेक करता है, जैसे लूप खत्म हुआ, मतलब जैसे इसने अनुज प्रिंट किया उसके बाद इसने चेक किया कि क्या आई लेस देन 10 है। लेकिन उससे पहले वो क्या करता है कि हर लूप के एंड पे ये थर्ड वाली चीज एग्जीक्यूट करता है। थर्ड वाली चीज क्या है, सेकंड सेमीकोलन के बाद जो भी लिखा है वो थर्ड वाली चीज है, और थर्ड वाली चीज में हमने लिखा हुआ है आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे हो क्या रहा है आप जरा ठीक से देखते हैं। तो सबसे पहले आपने आई इक्वल टू 0 किया, ठीक है, आपने अनुज प्रिंट किया, ठीक है। अनुज प्रिंट होने के बाद आपने यहाँ पे इस वाली जगह पे आए आई प्लस प्लस, तो आपने क्या किया, आई वाला वेरिएबल जो है वो आपने इंक्रीमेंट कर दिया। आई वाला वेरिएबल आपने इंक्रीमेंट कर दिया, पहले था आई की वैल्यू 0, अब आई की वैल्यू हो चुकी है 1, 0 से हो चुकी है 1। अब ये चेक करेगा क्या 1 लेस देन 10 है, तो हाँ 1 लेस देन 10 है। तो क्योंकि इसने रिटर्न किया ट्रू, तो दोबारा से ये लूप में चला जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब ये दोबारा से लूप में जाएगा और दोबारा से अनुज प्रिंट करेगा, दोबारा से यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे आई प्लस प्लस हो जाएगा। अब 1 था पहले, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2। आई की वैल्यू अब हो चुकी है 2, तो क्या 2 10 से छोटा है, तो हाँ 2 10 से छोटा है। तो ये दोबारा से लूप में चला जाएगा और दोबारा से अनुज प्रिंट होगा। तो ऐसे करते 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 आपका लूप चलेगा और एंड में क्या होगा, एंड में आपका आई हो जाएगा 9। आपका आई 9 हो गया, आई प्लस प्लस हुआ, आई आपका 9 हो गया, 9 इज स्टिल लेस देन 10। तो ये लूप में जाएगा, लूप में जाएगा, अनुज प्रिंट होगा, उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, 9 से आपका आई हो जाएगा 10। आई आपका अब 10 हो चुका है, अब आपका आई 10 हो चुका है और यहाँ पे आप चेक करोगे 10 इज लेस देन 10, तो 10 इज नॉट लेस देन 10, राइट। 10 इक्वल टू 10 है लेकिन 10 लेस देन 10 नहीं है। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन होगी फॉल्स। तो ये वाली कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई वैसे ही आप अपनी इस लूप से बाहर आ गए। तो फॉर लूप से बाहर आप कब आते हो, जब इन दोनों कोटेशंस के बीच, इन दोनों सेमीकोलन के बीच में जो भी ये चीज लिखी है आपने वो फॉल्स रिटर्न करती है, तो आप इस लूप से बाहर आ जाते हो। तो इस लूप से आप बाहर आ गए, तो आपने सिर्फ 10 बार अनुज प्रिंट किया 0 से लेकर 9 तक। हम चाहे तो अनुज के साथ साथ ना एक अपना आई भी प्रिंट करते रहते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। तो मैंने प्लस किया और आई लगा दिया जिससे कि अनुज और आई साथ साथ प्रिंट हो। तो बिना किसी स्पेस के ये अनुज और साई साथ प्रिंट हो जाएगा। देख रहे हो, अनुज 0, अनुज 1, अनुज 2 अप टू अनुज 9। समझ में आ गया होगा। अब अगला आता है आपका वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है, बेसिकली फॉर लूप आप तब यूज करते हो जब आपको पता है कि अच्छा 50 बार ये काम करो या 10 बार ये काम करो या फिर 1000 बार ये काम करो, आपको पता है कि ये लूप कब तक चलाना है। वाइल लूप आप बेसिकली ज्यादातर तब यूज करते हो, बेसिकली आप चाहो तो कभी भी फॉर लूप यूज कर सकते हो, कभी वाइल लूप यूज कर सकते हो, दोनों इंटरचेंजेबल है। कोई भी लूप कभी भी यूज कर सकते हो, ऐसी कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन वाइल लूप बेसिकली हम ज्यादातर तब यूज करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि हमारा लूप कितनी बार चलने वाला है, पहले से ही नहीं पता होता। तो सपोज करो मुझे नहीं पता मेरा लूप कब तक चलने वाला है, तो मैं वाइल ट्रू कर दूंगा कि वाइल ट्रू का मतलब है हमेशा हमेशा के लिए चलता रहे, ठीक है। और मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट ए इक्वल टू लेट्स से 23, ए की वैल्यू प्रिंट करता रहता हूँ, ठीक है। अब अगर मैंने ये लूप चला देना तो ये इन्फिनिट टाइम चलता रहेगा। मैं चला के दिखाता हूँ आपको। तो ये 23 प्रिंट करता रहेगा क्योंकि इसे पता ही नहीं रुकना कब है। अच्छा आप अगर इन्फिनिट लूप में फंस जाओ कभी, तो यहाँ पे ये रेड बटन है, इसे टर्मिनेट प्रोग्राम कर देना, ये वाला टर्मिनेट। आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने कुछ तो गड़बड़ की है, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामर, कोई भी कोड ऐसा नहीं होगा जहाँ पर आपको इन्फिनिटली चलाना है, ठीक है। तो ये तो आपने कुछ गड़बड़ कर दिया। तो
हम चाहते हैं कि यार ये ना इन्फिनिट टाइम ना चले, किसी टाइम के बाद ना बंद हो जाए, ये ब्रेक हो जाए, इस लूप से बाहर आ जाए हम। तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे कि ए प्लस प्लस करता रहे। अच्छा, ए प्लस प्लस भी करेगा तो भी फर्क क्या पड़ना है, F11 दबाओ, ये ए को बढ़ाता रहेगा और प्रिंट करता रहेगा, ए को प्रिंट करता रहेगा, प्लस प्लस करता रहेगा। उसके बाद जब आपको लगेगा अच्छा ए की कभी तो लिमिट रीच होगी, इंटीजर ही तो है, तो हाँ भाई ए की लिमिट रीच होती है 2 × 10⁻9 तक जाके। लेकिन उसके बाद क्या होता है ना, ए ऐसे जाता है प्लस प्लस प्लस, 2 × 10⁻9 रीच किया, जंप मार जाएगा -2 × 10⁻9 तक, और फिर दोबारा प्लस 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 होते होते 0 पाएगा, फिर 1 2 3 होते होते फिर +2 × 9 तक जाएगा, और फिर वापस आ जाएगा। तो ये इन्फिनिटली चलता ही रहेगा, ठीक है, कभी नहीं रुकने वाला ये। चाहो तो यहाँ पे चेक कर लो। तो अभी भी ये लूप से बाहर नहीं आया, तो हम चाहते हैं यार कभी तो लूप से बाहर आए। तो लूप से हम बाहर कब आना चाहते हैं, जब सपोज करो 100 तक कर दिया, 100 तक, इफ इज लेस देन 100, तो ब्रेक। ब्रेक आपको याद होगा, हमने स्विच केस के अंदर भी देखा था एक बार। स्विच केस में मैंने आपको बताया था कि लूप से जब बाहर निकलना था तब भी हम ब्रेक यूज करते हैं, जब भी किसी ब्लॉक से बाहर निकलना था हम ब्रेक लगा देते हैं। तो ब्रेक मतलब इस वाइल लूप से ब्रेक कर जाओ, ठीक है, ये कंडीशन जैसे रीच हो वैसे इस वाइल लूप से ब्रेक कर जाओ। अब जरा चलाते हैं। अच्छा, ओके सॉरी यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर 100 से छोटा है तो ब्रेक कर जाओ, मतलब वो तो पहली बार ही ट्रू हो जाएगा। 100 से छोटा तो पहली बार ही है, तो वो तो वहीं पे ब्रेक कर जाएगा। 100 से छोटा नहीं, 100 से बड़ा हो जाए तब ब्रेक कर जाओ। 100 से बड़ा कब होगा, जब ये 101 हो जाएगा। तो देख रहे हो 23 से लेकर 100 तक काउंट हो गया। फिर 100 के बाद जैसे ये a प्लस प्लस हुआ और 101 हो गया, तो 101 होते ही, क्योंकि 101 इज ग्रेटर देन 100, तो यहाँ से ये ब्रेक कर गया, ठीक है। तो सिंपल सा था यार ये, और ये होता है आपका वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर आप यहाँ पे बेसिकली दोबारा से सेम वही बूलियन वेरिएबल्स आप डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे आपने यहाँ पे ये लिखा था ना, वाइल ए इज ग्रेटर देन 100 ब्रेक, तो इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो, ये हटाए यहाँ से, ट्रू की जगह लिख दिया ये, इफ कंडीशन को हटा देते हैं यहाँ से, तो ये भी दोबारा से सेम काम कर रहा है। इसको चलाते हैं। तो यहाँ पे वाइल ए इज ग्रेटर देन 100 नहीं, क्योंकि पहले ही ए 100 से 23 है, ए 23 इज ग्रेटर देन 100, तो ये तो फॉल्स दे रहा है, तो पहले ही बाहर चला गया है, तो लूप में गया ही नहीं। तो यहाँ लिखेंगे वाइल ए इज लेस देन 100, तो जब तक ए आपका 100 से छोटा है तब तक आपको लूप में रहना है। इसे चलाते हैं। तो देख रहे हो 23 से लेकर 99 तक प्रिंट किया, क्योंकि जैसे ही आपका 100 हुआ वैसे ये लूप से बाहर आ गया। अगर आप चाहते हो कि भैया 100 भी प्रिंट करना है मेरे को, तो लेस देन इक्वल टू लगा दो यार, लेस देन इक्वल टू लगा दो, तो ये 100 बार भी प्रिंट करेगा आपका, ठीक है, 99 और 100। तो ये था आपका वाइल लूप। अगला आता है आपका डू वाइल लूप। डू वाइल लूप भी देख लेते हैं, वो वैसे ज़्यादा आप यूज़ नहीं करते। डू वाइल लूप बेसिकली आप ज़्यादातर जब यूज़ करते हो जब आप चाहते हो कि आपका लूप कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट हो ही हो, लूप के अंदर जो भी लिखा हो कम से कम एक बार तो चले ही चले, भले ही आपकी लूप के अंदर जो कंडीशन है वो फॉल्स हो, जैसे कि, तो डू ये काम करो, काम क्या करो कि सिस आउट कर दो ए प्रिंट कर दो, लेकिन कब तक, वाइल। अब वाइल के अंदर आप लिखते हो अपनी कंडीशन की, कब तक ये डू के अंदर जो लिखा है वो एग्जीक्यूट करना है। तो वाइल ए इज लेस देन लेट्स से 100, तो ऊपर वाला ही मैंने मिमिक करने का ट्राई किया है। ए के लिए एरर आ रहा है, तो इंट ए इक्वल्स टू लेट्स से 23, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाइल के बाद भी मैंने सेमीकोलन लगाया, ये याद रखना, वाइल के बाद भी सेमीकोलन आता है डू वाइल लूप के अंदर, ये वाला कई बार हम मिस कर जाते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो ये भी पुराने की तरह ही है, अगर आप चलाएंगे इसे तो अच्छा, वाइल ए इज लेस देन 100, तो ए तो ऑलवेज लेस देन 100 ही है, ए प्लस प्लस नहीं किया, तो ये भी याद रखना होता है। इसलिए मैं ज़्यादातर फॉर लूप यूज़ करता हूँ यार, क्योंकि फॉर लूप में आपको मतलब गुंजाइश नहीं रहती इन सब चीज़ों की। अब जैसे मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट करना छोड़ दिया ना, इंक्रीमेंट करना भूल गया मैं, तो ये इन्फिनिट लूप में चला गया। तो देख रहे हो इसके अंदर और इस फॉर लूप के अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं। कैसे, क्योंकि आपने पहले इनिशियलाइज़ किया तो हाँ यहाँ भी इनिशियलाइज़ किया, उसके बाद आपने एक कंडीशन लगाई तो हाँ यहाँ भी आपने कंडीशन लगाई, उसके बाद आपने ये इंक्रीमेंट किया तो हाँ यहाँ पे भी आपने इंक्रीमेंट किया। तो इन दोनों को आप, इसलिए मैं कहता कि इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हो, फॉर लूप और वाइल लूप इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डू वाइल लूप क्या करता है, डू वाइल लूप क्या करेगा, आएगा और अब इसे, अब मैंने ए प्लस प्लस कर दिया, आप चलाते हैं, अब ये सही से चलेगा, ठीक है, 99 पे आके रुक गया। लेकिन ये थोड़ा अलग क्यों है, क्योंकि ये यार अगर इसकी कंडीशन फॉल्स भी है ना, जैसे ए ग्रेटर देन 100, पहले जब मैंने ए ग्रेटर देन 100 किया था तो वाइल लूप में गया ही नहीं था वो। अब जरा इसे चलाते हैं, तो इसने 23 प्रिंट कर दिया है, क्योंकि इसको पता है कि ये डू तो करना ही है, काम तो करना ही है। उसके बाद इसने ए प्लस प्लस किया, उसके बाद इसने देखा अच्छा वाइल से बाहर आ जाता है, क्योंकि फाइल वाली कंडीशन बाद में लिखी है। डू वाइल के अंदर इसलिए मैंने कहा था कि डू वाइल हमेशा एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही होता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है ये। तो ये पहले एग्जीक्यूट हुआ,
अपना काम किया इसने, ए प्लस प्लस किया, उसके बाद इसने कंडीशन चेक की, इसने बोला ओ ओके 24, ए प्लस प्लस 24 हो गया, ए हो गया 24 इज ग्रेटर देन 100, ये तो फॉल्स है, तो बाहर आया था लूप से। तो इसने एक बार तो एग्जीक्यूट किया ही किया, उसके बाद ये बाहर आया। तो डू वाइल लूप आप तब यूज करते हो जब आपको कम से कम एक बार तो लूप को चलाना ही चलाना है, ठीक है। तो ये था आपका डू वाइल लूप। तो इस तरीके से हमारे लूप्स भी हो गए यार। तो आपने देखा कैसे फॉर लूप काम करता है, फॉर लूप, और उसके बाद वाइल लूप, और उसके बाद कैसे काम करता है डू वाइल लूप। तीन चीजें हमेशा याद रखनी है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, उसके बाद याद रखना है कि कैसे इंक्रीमेंट करना है वेरिएबल को, और तीसरी कब किस कंडीशन पे आपको लूप से बाहर आना है, ठीक है। ये तीन कंडीशन अगर आप हमेशा लिखोगे तो कभी भी आप इन्फिनिट लूप में आओगे नहीं, जैसे अभी हम इन्फिनिट लूप में आ गए थे। अगर ये तीन कंडीशन आपने ध्यान रखी तो कभी भी आप इन्फिनिट लूप में नहीं आओगे। तो जिस तरीके से हमने देखा था ब्रेक, ब्रेक मतलब लूप से बाहर आना, वैसे ही होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है, इस वाले इटरेशन को स्किप कर देना। तो जरा मैं ऐसा करता हूँ कि इफ के अंदर ही ऐसा करता हूँ, वाइल लूप को ही मैं अनकमेंट कर देता हूँ। तो मैंने कमांड स्लैश दबाया, उससे मैं अनकमेंट कर दिया इस पूरे ब्लॉक को। और क्या करते हैं ना, ये ना अभी क्या कर रहा है, अभी चलाएं इसे, तो 23 से लेकर 100 तक सारी काउंटिंग लिख दे रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि कुछ जो काउंटिंग है ना तू ना मिस कर दे, जैसे कि 65 नंबर मुझे पसंद नहीं है, तो 65 नंबर को प्रिंट मत करना। तो मैं क्या करूँगा, इफ ए इक्वल्स टू 65 तो कंटिन्यू, कि अगर ए 65 हो जाए तो कंटिन्यू। अच्छा आप देख रहे हो मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ना स्पेस लगा दे रहा हूँ, तो वो मेरी आदत है। मैं कई बार पैरेंथेसिस के बाद स्पेस लगाता हूँ, कई बार नहीं लगाता, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी बार भी स्पेस लगाओ वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा एक और चीज आपने नोटिस की होगी, मैंने यहाँ पे बिना पैरेंथेसिस लगाए, बिना वो करली ब्रेसेस लगाए कंटिन्यू लिख दिया यहाँ पे। तो आप ये काम कब कर सकते हो, जब आपको पता है कि इफ के बाद जो भी आपको लिखना है वो सिर्फ सिंगल लाइन का है। अगर इफ के बाद आपको सिंगल लाइन स्टेटमेंट लिखनी है तो आप ये वाला जो करली ब्रेस है उसको आप स्किप कर सकते हो। जैसे मैंने कंटिन्यू लिखते टाइम करली ब्रेस अपना स्किप कर दिया। तो यहाँ पे हुआ क्या, तो ये वाइल लूप चलेगा, और जैसे ही ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, जैसे ही वो 65 होगा तो ये कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब इस वाली इटरेशन को स्किप कर दो, मतलब इसके बाद जो भी लिखा है वो सब एग्जीक्यूट मत करो। एक काम करते हैं, ए प्लस प्लस यहाँ ना लिख के ऊपर लिख देते हैं। अब आपका ये 101 तक गया, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन देखते हैं 65 है कि नहीं है। तो 65 आप देख रहे हो, 64 के बाद 66 आ गया डायरेक्ट। तो कंटिन्यू बेसिकली करता क्या है, कंटिन्यू बेसिकली आपकी इस इटरेशन को स्किप कर देता है। तो ये था आपका कंटिन्यू। ब्रेक आपको पता ही है, ब्रेक बेसिकली आपका लूप से बाहर निकलने का काम आता है, मतलब आप डायरेक्ट लूप से बाहर आ गए, कुछ और करना ही नहीं। अब कंटिन्यू बेसिकली इस वाली इटरेशन को स्किप करना है, ठीक है। तो ये था आपका ब्रेक एंड कंटिन्यू। अब बात कर लेते हैं एरेज की। एरेज यार डेटा स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब सबसे ज्यादा टाइम्स ना आप एरे ही यूज कर रहे होते हो अपने प्रोग्राम्स के अंदर, और एरे बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। एरे बेसिकली क्या करता है, जैसे आपको काफी सारे वेरिएबल स्टोर करने हैं और सिर्फ एक वेरिएबल नाम देना है उनको, ठीक है। आप बोलोगे जैसे आपको ना अपनी क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं उन सबके मार्क्स स्टोर करने हैं। अब आप बोलोगे ठीक है, मैं क्या करूंगा, मेरे क्लास में 50 बच्चे, मैं 50 वेरिएबल बना लूंगा और मार्क्स भी स्टोर कर लूंगा, ठीक है। मैं बोलूंगा यार अब ये 50 वेरिएबल आपको मेंटेन भी तो करने पड़ेंगे, एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि मुझे रोल नंबर 23 के मार्क्स ला के दो, तो आप वो वाला वेरिएबल ढूंढोगे, अच्छा रोल नंबर 23 के लिए मैंने कौन से वेरिएबल में स्टोर किया था, वो वाला वेरिएबल सोचोगे, अच्छा ये वाले वेरिएबल में स्टोर किया था, फिर मुझे ला के दोगे। और इन सभी वेरिएबल्स को स्टोर करना अलग अलग मेमोरी में कहीं कहीं पड़े हुए हैं, बहुत ही कम्बरसम। तो उससे बचने के लिए हम एरे यूज करते हैं। एरे बहुत ही अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है। एरे बेसिकली क्या करता है, ये इन सारे वेरिएबल्स को इन सारी वैल्यूज को एक वेरिएबल में स्टोर करके रख लेता है, एक वेरिएबल के नेम में। लेकिन मेमोरी तो उतनी चाहिए, मेमोरी के लिए तो उतनी चाहिए। तो बेसिकली क्या करता है, ये वेरिएबल नेम तो एक ही रखता है, लेकिन कंटिगुअस फैशन में, मेमोरी के अंदर कंटिगुअस फैशन के अंदर ये नंबर्स को स्टोर करता है, नंबर्स या फिर किसी भी चीज को स्टोर कर सकता है, ठीक है। एरे ऑफ कुछ भी, एरे ऑफ एलिमेंट, नंबर, कैरेक्टर, डबल, फ्लोट, किसी भी टाइप के आप एरे बना सकते हो, ठीक है। समझते हैं इस बात को। जैसे सपोज करो मुझे ना क्लास के अंदर जितने बच्चे हैं, सपोज करो मेरी क्लास में 5 बच्चे हैं, मुझे पांचों के मार्क्स स्टोर करने हैं। तो मैं कैसे, सपोज करो मार्क्स ये सब हैं, इन सभी के मुझे मार्क्स स्टोर करने हैं। मैं क्या करूंगा, एक मार्क्स नाम का एरे बना लूंगा। तो इंट मार्क्स, क्योंकि मुझे इंट टाइप के स्टोर करने हैं, तो इंट का स्टोर एरे बनाऊंगा मार्क्स। एरे बनाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, वेरिएबल नाम के आगे आपको ये लगाना पड़ता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू इंट। उसके बाद कितने बच्चे स्टोर करने हैं आपको, तो 5 बच्चे, तो 5। तो आपने काफी सारी चीजें नई नई देखी होंगी अभी। तो पहले तो ये आपने स्क्वायर ब्रैकेट अभी तक नहीं देखा होगा, और दूसरा आपने ये न्यू कीवर्ड नहीं देखा होगा अभी तक। तो न्यू कीवर्ड बेसिकली यार नया वेरिएबल, नया ऑब्जेक्ट बनाने के काम में आता है जावा के अंदर, ठीक है। नया ऑब्जेक्ट अगर आपको डिफाइन करना आता है, कंस्ट्रक्टर कॉल करना होता है, तब आता है काम में। कंस्ट्रक्टर अगर समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन मतलब यार, कंस्ट्रक्टर बेसिकली ऊप्स के अंदर जब आप जाते हो, थोड़ा एडवांस लेवल की जावा पढ़ते हो तब काम में आता है। यहाँ पर आप फिलहाल समझ सकते हो कि जब भी आपको एक एरे बनाना है तो ये सिंटेक्स आपको रखना पड़ेगा।
ठीक है। ये सिंटैक्स से हुआ क्या, आपका एक मार्क्स नाम का इंटीजर टाइप का एरे बन चुका है और उसका साइज है 5। ठीक है, उसका साइज है 5, मतलब इसके अंदर 5 इंटीजर्स आप स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका बेसिकली वो सिंटैक्स। अब इनके अंदर बोले भाई अब ये वैल्यूज तो हमने स्टोर करी ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो, ये कर लो, मार्क्स, इनको एक्सेस कैसे कर सकते हो, तो मार्क्स 0 इक्वल्स टू 23, मार्क्स 1 इक्वल्स टू 12, ऐसे करते करते 0 1 2 3 4 56। अच्छा, अब अगर आपको किसी एरे की वैल्यू को एक्सेस करना तो आप इसको ऐसे एक्सेस कर सकते हो, आप मार्क्स 0, मार्क्स 0 मतलब इसके अंदर सबसे पहले इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर है उसको एक्सेस करना है। तो ये आपकी जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है इसके अंदर। तो अगर आपके अंदर इसके अंदर 5 एलिमेंट स्टोर है तो 0 से लेकर 4 तक वो चलेंगे। ठीक है, तो जीरोथ मार्क्स 0 लिखने से आपका क्या हुआ, जीरोथ एलिमेंट, जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू वैल्यू प्रेजेंट है वो आपकी एक्सेस हो जाएगी। तो आपकी जीरोथ वैल्यू पे अभी आपका कुछ भी स्टोर नहीं है, तो आपने 23 उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, मार्क्स 1, इससे आपका फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर होगी वो आपकी एक्सेस होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप 0 से लेकर n-1, एरे का साइज अगर n है तो n-1 तक चीजें आप एक्सेस कर सकते हो, जीरो बेस इंडेक्सिंग। तो इस तरीके से हमने एक वेरिएबल बनाया, मार्क्स नाम का एक एरे बनाया, और उसके अंदर ये पांचों मार्क्स हमने इस तरीके से स्टोर कर लिया। अब आप चाहो तो इन मार्क्स को प्रिंट भी कर सकते हो। प्रिंट करने के लिए हम फॉर लूप यूज करते हैं, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस। तो मार्क्स के अंदर एक फील्ड होता है, मार्क्स एक एरे है, तो इसके अंदर एक फील्ड होता है लेंथ, तो इससे आप उसके लेंथ तक एरे को चलाओ और चाहो तो प्रिंट कर दो मार्क्स। मार्क्स को हमें एक्सेस करना तो कैसे करेंगे, मार्क्स और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स की वैल्यू। ठीक है, इंडेक्स है हमारा आई की वैल्यू आपकी 0 से लेकर 5 तक जाएगी, और यहाँ पे मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4 की वैल्यू आपको मिलती रहेगी, और फिर आपके यहाँ पे प्रिंट होती रहेगी। इसको हम चला के देखते हैं। तो ये देख रहे हो आपका 23, 12, 56, 34 और 99 आपका यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, और ये सारा सारा सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है, ये इंट मार्क्स सिर्फ एक वेरिएबल बनाया आपने और पांचों वैल्यू आपने स्टोर कर ली इसके अंदर। तो ये होता है आपका बेसिकली एरेज। मैंने यहाँ पे इंट टाइप का एरे बनाया, आप चाहो तो यहाँ पे फ्लोट टाइप का एरे बना लो, चाहो तो आप डबल टाइप का एरे बना लो, चाहे तो आप बूलियन टाइप का एरे बना लो, किसी भी टाइप का आप एरे बना सकते हो। अच्छा, ये एक और चीज देख रहे हो आप, यहाँ पे मैं ऐसे करके इस एरे के अंदर वैल्यूज को डाल रहा हूँ। आप चाहो तो इसके अंदर डायरेक्ट एक और तरीका होता है एरे के अंदर वैल्यूज को डालने का। तो आप ना ऐसे करके इनिशियलाइज ना करो, डायरेक्ट आप इस एरे के अंदर वैल्यूज डाल सकते हो। वो कैसे, तो आप बनाओगे इंट मार्क्स, बनाओगे तो वैसे ही इंट मार्क्स और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर डिफाइन कर दो कि आपको इसके अंदर क्या क्या वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है, तो 23, 12, 56, 34, 99, ये सारी वैल्यूज आपको स्टोर करनी है इसके अंदर। तो अब मार्क्स नाम का एक एरे बन चुका है जिसके अंदर ये सारी वैल्यूज आपकी स्टोर्ड है। अब इसे हम चला के देखते हैं, तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर आप चाहो तो 2-3 वैल्यूज और एक्स्ट्रा कर दो, 12 और 34। तो यहाँ आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी क्लास के अंदर कितने बच्चे मौजूद हैं, लेकिन अगर आपको एक मेमोरी में स्पेस पहले सुनिश्चित करना है कि इतना स्पेस मेमोरी के अंदर ऑलरेडी रिजर्व हो जाए हमारे लिए, तो इस तरीके से आप काम करते हो, क्योंकि आपको मार्क्स का पहले से नहीं पता, मार्क्स का आपको बाद में जाके पता चला है। यहाँ पर आपका मार्क्स को पहले ही पता था कि आपको पता है कि ये यही मार्क्स है हमारे पास। ठीक है, तो दो तरीके हैं एरे बनाने के, या तो इस तरीके से बनाओ या इस तरीके से बनाओ। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि क्या क्या वैल्यूज हैं तो इस तरीके से बनाओ, अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता कि क्या क्या वैल्यूज हैं तो आप इस तरीके से पहले एरे को इनिशियलाइज करो, बताओ कि कितना साइज होना चाहिए एरे का, और उसके बाद आप इस तरीके से वैल्यूज इसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, एक्सेस करने का तरीका क्या है, तो पहले एरे का नाम, उसका स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स का नाम। ठीक है, इंडेक्स आपका 0 बेस्ड होता है और n-1 तक जाता है। अगर n-1 के बाद का आप इंडेक्स एक्सेस करने का ट्राई करोगे तो जावा आपको एरर दे देगा, बोलेगा कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो आप। और गड़बड़ क्या कर रहे हो, गड़बड़ ये कर रहे हो कि आप वो वैल्यू एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो जो कि इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो ये मैंने चलाया आई लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ तक। अगर मैं लेस देन इक्वल टू तक चलाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो यहां तक तो ये चला लूप, उसके बाद ये एरर दे गया, बोल रहा है कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, की एरे का इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जा चुका है। ठीक है, तो जावा का जो मैंने बताया था कि एक्सेप्शन का मतलब बताने का तरीका है यार, कि आपने कुछ तो गड़बड़ किया, और गड़बड़ क्या किया ये बता रहा है कि जावा 129 लाइन के अंदर, 129 लाइन में जाते हैं तो ये 129 लाइन है, और ये बता रहा है इसके अंदर आपका एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया है। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि आपका 0 1 2 3 4 5 6 तक तो ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 तक तो ठीक है, लेकिन जैसे आप 7th एलिमेंट एक्सेस करने का ट्राई करते हो, A7 करते हो, तो वो तो है ही नहीं, क्योंकि एरे का साइज ही 7 है।
A7 तो मिलेगा ही नहीं, A0 से लेकर A6 तक मिलेगा। तो A7 जैसे आप एक्सेस करने का ट्राई करते हो वैसे यहाँ पे एरर दे देगा। और यहाँ पे बता भी रहा है कि इंडेक्स 7 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 7, कि लेंथ 7 है और आप इंडेक्स 7 ढूंढने का ट्राई कर रहे हो उसके अंदर। तो भाई साहब वो कैसे मिलेगा आपको? अच्छा, ये तो आपका एरे था। एक इसके अंदर आप, अगर आपको जैसे आपने मैथ में अगर पढ़ा हो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स देखते हो आप? मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है? टू डायमेंशनल एक एरे होता है, ठीक है। मैट्रिक्स बेसिकली आपका टू डायमेंशनल एरे होता है। इस तरीके से अगर आपको टू डायमेंशनल एरे स्टोर करने हैं, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इंट का ही सपोज करो आपको एक 2D मैट्रिक्स बनाने हैं, तो कैसे बनाओगे? तो इंट ए। तो 2D मैट्रिक्स बनाना है तो उसका मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद एक और स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अब ये समझ चुका है ए एक इंटीजर टाइप का 2D एरे है, क्योंकि आपने 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है। और इसको भी इनिशियलाइज करने का वही तरीका है, या तो आप यहाँ पे लिख दो न्यू इंट और यहाँ पे साइज डिफाइन कर दो कि 2x3 का एरे बनाना है जिसके अंदर 2 रोज होंगी और 3 कॉलम होंगे। या फिर ये ना करके आप ये कर सकते हो कि इंट ए, यहाँ तो बताना ही पड़ेगा, और ऐसे कर दो। अब समझ में आ रहा होगा। हुआ क्या? पहले तो हम ऐसे लिख रहे थे इसको क्योंकि ये 1D एरे था, अब ये 2D एरे है तो ये दो आएंगे यहाँ पे। तो पहले वाला आया, ये है आउटर वाला, ये इसका क्लोजिंग यहाँ पर है। उसके बाद आपको जिसके अंदर कितने बनाने हैं, तो एक ये बनाया मैंने और एक ये बनाया मैंने, ठीक है। आई होप ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा। तो ये आपके दो एरेज हैं इसके अंदर, एक ये वाला एरे है और एक ये दूसरा एरे है। तो ये टू डायमेंशनल एरे है, एक मैट्रिक्स के अंदर आपके दो एरे हैं, ठीक है। अगर इसको आपको एक्सेस करना है तो इसको एक्सेस करने का तरीके ये होते हैं, इंट ए सपोज करो 0 0, ऐसे करके आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। A00, इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ। तो ये जो हमने ए नाम का मैट्रिक्स बनाया है 2D एरे, उसके अंदर जो 0 0 वैल्यू है, 0 0 वैल्यू हमारी ये है, 0th रो और 0th कॉलम। तो ये हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो 1 हमारा प्रिंट हो गया। अगर सपोज करो 0th रो और सेकंड कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम हम ये एक्सेस करना है, तो 0 1 लिखेंगे यहाँ पे, A01। तो ये हमारा 2 आ गया यहाँ पे। सपोज करो ये वाला चाहते हैं हम, तो ये है हमारा फर्स्ट रो, ठीक है। ये 0th रो है, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो और 0th कॉलम। तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो और 0th कॉलम। ये एक्सेस करोगे तो ये 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहो तो 2D एरे बना सकते हो। ये आपका हो गया 2D एरेज। तो ये तो आपके बेसिकली यार जावा के अंदर बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हो गई, ठीक है। और अभी तक हमने एरेज भी देख लिया। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी एडवांस चीजों की, जो होती हैं आपके मेथड्स। मेथड्स बेसिकली उसका काम आता है कि सपोज करो आपने एक पीस ऑफ कोड लिखा जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर। तो आप चाहते हो कि वो बार बार जो रिपीट हो रहा है ना, उसे मैं बार बार ना लिखूं, एक बार लिखूं और उसको बार बार कॉल कराता रहूं। तो वो होता है आपका मेथड्स। मेथड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी बार आप यूज करते हो। आपकी कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाता है वो, आपकी कोड की मेंटेनेबिलिटी को बढ़ाता है। तो जरा देखते हैं मेथड कैसे काम करते हैं। तो अभी तक आप देखोगे तो हमने सिर्फ एक मेथड में काम कर रहे हैं जो कि है मेन मेथड, ठीक है। मेन मेथड में हम काम करते हैं। अब सपोज करो हमें अपने खुद के मेथड बनाने, तो खुद के मेथड कैसे बनाएंगे? सपोज करो एक पीस ऑफ कोड है जो क्या कर रहा है कि दो नंबर को ले रहा है और उनका एवरेज कर रहा है और हमें रिटर्न कर रहा है, और ये चीज हम बार बार अपने कोड में यूज करते आ रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं यार ये एवरेज वाला जो कोड है इसका क्यों ना हम एक फंक्शन बना लें। तो फंक्शन कैसे बनाएंगे? तो फंक्शन का एक सिंटैक्स होता है। सबसे पहले इसके अंदर हम डालते हैं रिटर्न टाइप, ठीक है। तो एक नीचे मेथड बनाते हैं। तो मेथड और फंक्शन में बार बार बोल रहा हूँ एक ही बात होती है, मेथड बोलो फंक्शन बोलो एक ही बात है। तो सबसे पहले उसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हम डालते हैं उसको रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप मैं ऐसा करता हूँ, इसे कमेंट करता हूँ, रिटर्न टाइप डालते हैं। उसके बाद फंक्शन का नाम डालते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं इसको कि ये वैल्यूज ले लो आप फंक्शन भैया। और उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर आप इस फंक्शन का बता सकते हो कि इस फंक्शन में क्या काम करना है, ठीक है। तो जरा एक फंक्शन बनाते हैं हम जिसका नाम है एवरेज, ठीक है, जो करेगा क्या? एवरेज, और रिटर्न कर देगा एवरेज। तो इंट रिटर्न टाइप होगा उसका, क्योंकि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है उसे। और फंक्शन का नाम होगा एवरेज। एवरेज और इस ये लेगा दो वैल्यूज, एक लेगा फर्स्ट नंबर और एक लेगा सेकंड नंबर। और इसका काम क्या है? इसका काम है इन दोनों का एवरेज लेना और उसको रिटर्न करना। तो पहले तो इस सम निकालेगा, सम निकालने के लिए फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ये ऐड करेगा।
दोनों को ऐड किया और उसके बाद रिटर्न कर देगा सम बाय 2, ठीक है, क्योंकि दो ही नंबर है तो उनका एवरेज क्या होगा, डिवाइड बाय 2। तो ये हमने एक फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन को हम कॉल कैसे कराते हैं जरा वो देख लेते हैं। तो एक और चीज होती है जावा के अंदर यार, वो जरा अभी फिलहाल के लिए समझ लो ऐसी, कि अगर आपने ये स्टैटिक मेन फंक्शन बना रखा है, तो स्टैटिक अगर आपने बना रखा है, स्टैटिक बेसिकली किस काम में आता है, स्टैटिक मतलब कि इस मेथड को यूज करने के लिए आपको इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये क्लास का मेथड है। तो स्टैटिक मेथड वो होते हैं जिनके लिए आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। पब्लिक कीवर्ड का मतलब क्या है, पब्लिक कीवर्ड का मतलब है कि ये बेसिकली एक ऐसा मेथड है जो इस क्लास के बाहर भी एक्सेस हो सकता है, ठीक है। अगर ये प्राइवेट होता तो एक क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। आपका बेसिकली प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना कब स्टार्ट करेगा, वो ढूंढेगा एक पब्लिक क्लास। पब्लिक क्लास के अंदर भी वो वाला मेथड ढूंढेगा जिसका स्ट्रक्चर, जिसका सिग्नेचर कुछ इस तरीके का है, जो कि पब्लिक है, जो कि स्टैटिक है, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, ठीक है। ये रिटर्न टाइप है, वॉइड का मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करना है इस फंक्शन को, और जो साथ में एक स्ट्रिंग का एरे इनपुट ले रहा होगा, ठीक है। तो अगर इसको ऐसा कोई मेथड मिलता है जिसका नाम मेन है, तो ये उधर से एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये कुछ भी ऐसे रैंडम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे हर चीज़ का मतलब है। और अगर आपने हर चीज़ का मतलब है, आपने कोई भी चीज़ मिस कर दी या कोई चीज़ गलत लिख दी तो वो आपका नहीं चलेगा प्रोग्राम, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का मतलब है कुछ, समझ में आ गया होगा आई होप आपको। आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो, इसको लिख दो कुछ भी मतलब कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो वेरिएबल का नाम है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। हाँ, तो स्टैटिक क्यों बता रहा था मैं आपको, क्योंकि स्टैटिक जावा ने क्या रखा कि जो स्टैटिक चीज़ें हैं, स्टैटिक मेथड्स हैं, वो सिर्फ स्टैटिक के वेरिएबल्स को ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर से आप नॉन स्टैटिक वेरिएबल को कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन स्टैटिक जो चीज़ें हैं वो आपके ऑब्जेक्ट्स एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको बोलोगे कि मुझे एवरेज फंक्शन कॉल करा दो, एवरेज ले दो भैया मेरे लिए तुम आप 3 और 6 का, तो ये बोलेगा एवरेज नहीं मिल रहा मुझे, या फिर मिल भी रहा है तो स्टैटिक है वो, देखो एरर बता रहा है, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू नॉन स्टैटिक मेथड। तो इसको बोलेंगे ठीक है रुक जाओ, इसको हम स्टैटिक बना देते हैं। स्टैटिक बनाने से वो एरर यहाँ से चला गया, तो इसलिए मैं आपको वो स्टैटिक बता रहा था। तो ये आपको एवरेज मिल चुका है, इसको हम चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, सिस आउट कंट्रोल स्पेस, और अब यहाँ पर ये एवरेज वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सिस्टम डॉट प्रिंटलन में जाएगा, एवरेज फंक्शन को कॉल करेगा। एवरेज फंक्शन मैं क्या करता हूँ, कमांड करके क्लिक करेंगे ना किसी भी चीज़ पर, तो आप वहाँ जा सकते हो इक्लिप्स के अंदर, क्लिक किया नीचे ही आ गया, यहीं तो है। इसके अंदर आपने दो नंबर पास किए, पहला नंबर है 3, दूसरा नंबर है 6। तो फर्स्ट नंबर आपका 3 है, सेकंड नंबर आपका 6। आपने क्या किया, इन दोनों का सम लिया, तो 3 + 6 = 9। आपने क्या किया, इनको रिटर्न कर दिया 9/2। 9/2 = 4.5, लेकिन यहाँ से तो इंटीजर रिटर्न हो रहा है तो आपको मिलेगा सिर्फ 4। तो ये वैल्यू आपको रिटर्न करेगी 4, और 4 आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जरा चला के देखते हैं, तो यहाँ पे आपका 4 प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली ये था आपका एक मेथड, आपने एक मेथड बना लिया है। और मेथड बनाने का फायदा क्या है, मेथड बनाने का फायदा ये है कि अब आप चाहो तो एक बार एवरेज निकालो, चाहे 50 बार एवरेज निकालो, आप इसी फंक्शन को बार बार कॉल करते हो। तो 3 और 6 का एवरेज आपने निकाल लिया, अब आप चाहो तो 4 और 6 का एवरेज निकाल लो, ठीक है। आपने क्या किया, बस इसी मेथड को दोबारा से कॉल कर दिया। तो पहले आया था 4, अब आ रहा है आपका 5। 5 कैसे आया, क्योंकि 4 + 6 = 10, डिवाइड बाय 2 = 5। कूल, तो ये होते हैं आपके मेथड्स। अब थोड़ा बात कर लेते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में, क्योंकि यार वो भी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जावा के अंदर। जावा के अंदर आपने देख लिया होगा, जैसे मैंने एक एरे बनाया था, और जैसे मैं एरे बनाता हूँ, एक इंट ए बनाता हूँ इक्वल्स टू न्यू इंट, लेट्स से साइज इसका 3 है, इसका साइज 3 है, इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ 3 इंट वेरिएबल्स, इंट वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके अंदर ना, इसके अंदर से मैं 4th वैल्यू या 5th वैल्यू एक्सेस करने का ट्राई करता हूं। तो आपको तो पता ही है, हमने देख ही लिया कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मिलता है। तो A4 एक्सेस करने का ट्राई करता हूं मैं, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या होता है। तो अब यहाँ पे आ रहा है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इंडेक्स 4 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 3। तो ये आपको जो है ना ब्रेक कर गया, आपका प्रोग्राम ब्रेक कर गया यहाँ पे, ठीक है। इसके नीचे अगर आपने कुछ लिखा होता, सपोज करो इसके नीचे आपने लिखा होता ओके, नीचे की लाइन, अगर आपने नीचे की लाइन लिखी होती तो नीचे की लाइन प्रिंट ही नहीं होगी, क्योंकि हुआ क्या, आपका ये एग्जीक्यूट हुआ, आपका ये एग्जीक्यूट हुआ, इस लाइन में आपको एरर मिल गया और नीचे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम यहीं से ब्रेक कर गया। तो ये हुआ है एक्सेप्शन, ठीक है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। और इसको हम करेंगे हैंडल, इसको हम ग्रेसफुली हैंडल करेंगे। कैसे करेंगे, कि हमें पता है यार कि ये वाली लाइन है ना, इस लाइन में ना गड़बड़ हो सकती है, कभी आज नहीं होगी कभी कल हो जाएगी गड़बड़, लेकिन तो हम इस लाइन को ना ऐसा करते हैं कि ट्राई कैच ब्लॉक में डाल देते हैं। तो ट्राई, हम बोलेंगे कि ट्राई करो
इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने का, ठीक है। इस ट्राई के अंदर आप जितनी मर्जी लाइन लिख सकते हैं कि ट्राई करो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने का, और अगर कभी कोई एक्सेप्शन मिले जो कि इस टाइप की है, कैच के अंदर हम बताते हैं कि किस टाइप की एक्सेप्शन मिले। अगर सपोज करो इस टाइप की एक्सेप्शन मिले कभी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, कभी मिले आपको एरे इंडेक्स कंट्रोल स्पेस दबाते हैं यार, एंड आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, तो इसको कैच कर लो, ठीक है। एरर थ्रो मत करो, मतलब क्रैश मत करो, हमें ना कैच करके बता दो, हम इसको खुद हैंडल कर लेंगे। तो हम यहाँ पे हैंडल कर लेंगे से हम बोलेंगे यार एरर आया था, ठीक है। और चाहो तो आप ये एरर भी प्रिंट करके देख सकते हो कि ये क्या एरर था। तो ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है। इसको प्रिंट लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ई डॉट मैसेज कर देता हूँ यहाँ पे, गेट लोकलाइज्ड मैसेज, ठीक है। तो अब जरा इसे चला के देखते हैं क्या होता है। तो दोबारा से हम वही चीज़ करने का ट्राई कर रहे हैं, 3 साइज का एरे है लेकिन 4th इंडेक्स ट्राई करते हैं लेने का, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। तो अब ये बोल रहा है एरर आया था, ठीक है, एरर आया था। उसके बाद इसने बता दिया कि एरर का लोकलाइज्ड मैसेज क्या, कि एरर का मैसेज क्या था। एरर का मैसेज ये था इंडेक्स 4 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 3, और हमारी नीचे की लाइन जो थी वो एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। नीचे की लाइन को कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये फायदा होता है यार आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग करने का। एक्सेप्शन हैंडलिंग से बेसिकली होता क्या है, आपका जो ऐप है ना वो क्रैश नहीं होता। जैसे ये क्रैश नहीं हुआ इस टाइम पे, आपने ग्रेसफुली इसको हैंडल कर लिया। तो ये था आपका ट्राई कैच ब्लॉक, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अंदर अगर आप लिख दोगे डायरेक्ट एक्सेप्शन, तो किसी भी टाइप की एक्सेप्शन आएगी उसको पकड़ लेगा ये, ठीक है। तो अगर ट्राई के अंदर आपने किसी और भी टाइप का एक्सेप्शन मार रखा है, जैसे सपोज करो डिवाइड बाय जीरो वाला एक्सेप्शन मार रखा है, 2 डिवाइड बाय जीरो प्रिंट करना चाहते हो आप, 2 डिवाइड बाय जीरो तो एक एक्सेप्शन देता है कि कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। तो जरा इसे चला के देखते हैं। तो डिवाइड बाय जीरो नाम की एक्सेप्शन आई थी यहाँ पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपने वो एक्सेप्शन कैच कर रखी है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन लगाया होता, तो वो सिर्फ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन को पकड़ने का काम करेगा, ठीक है। तो वो इस डिवाइड वाली एक्सेप्शन को कैच नहीं करेगा, तो दोबारा से आपका ऐप क्रैश कर जाएगा। वो बोल रहा है अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गई इस बार। तो आप बोलोगे यार अब मेरे को अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी पकड़नी पड़ेगी क्या? तो उसके लिए आप चाहो तो एक और कैच ब्लॉक लगा दो अलग से, यहाँ पे उसका कोड लिख दो कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, तब क्या करना है, ठीक है। तो मल्टीपल ट्राई कैच ब्लॉक आप लगा सकते हो। तो ये था आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये आपका बेसिकली यार मेरे तरफ से जावा था, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया डेटा टाइप्स के साथ, वेरिएबल्स हमने देखे कैसे होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। उसके बाद हमने देखा असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है, और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। उसके बाद हमने इफ एल्स देखा, इफ एल्स कैसे काम करता है, स्विच केस देखा कैसे काम करता है। उसके बाद हमने फॉर लूप देखा, वाइल लूप देखा, डू वाइल लूप देखा। हमने देखा एरेस कैसे काम करते हैं, 2D एरे क्या होता है और एक्सेस कैसे करता है उसके अंदर वैल्यूज़ को। उसके बाद हमने देखा ट्राई कैच क्या होता है, कितना यूज़फुल है वो। उसके बाद हमने देखा कि मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स कैसे काम करते हैं। तो ये हमारी एक वीडियो थी यार, जिसके अंदर हमने जावा को कवर करने का ट्राई किया। आई होप आपको पसंद आई हो, और आई होप आपने कुछ सीखा हो। तो मजा आया होगा यार इस वीडियो के अंदर, मुझे तो काफी मजा आया इस वीडियो को बनाते टाइम। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नया नया चैनल है उसको अपना प्यार दो, और इस टाइप की मैं वीडियोस और लाता रहूंगा। अगर आपके कुछ डाउट्स रह गए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर देना, मैं उनको सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, और साथ में सजेशंस भी दे देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टाइप की आनी चाहिए। तो इसी के साथ ही चलता हूं यार, मैं अनुज कुमार शर्मा आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।